अस्सलाम वालेकुम। वो स्पीकर बंद कर लो किसी। तो अभी तक जितना पढ़ा हमें समझ जो कल का लेक्चर है समझ आ गई उसकी। कल वाले लेक्चर की समझ आ गई। हाँ जी। आपको आ गई थी। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ लिया है। मैं एक दफ़ा इसको ऑन करूँ। तो कल वाले लेक्चर में हमने सिमेंटिक टैग्स किए थे कि सिमेंटिक टैग को कैसे यूज़ किया जा सकता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसमें हमने ये किया था, जो हेडर का टैग किया था, उसके बाद फुटर का टैग किया था और सेक्शन के टैग्स किए थे। आज हमने सीखना है कि हम फॉर्म कैसे बना सकते हैं, क्योंकि आपने जितनी भी वेबसाइट देखी हर फॉर्म वेबसाइट के ऊपर कोई ना कोई फॉर्म लगा होता है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, कॉन्टैक्ट फॉर्म होते हैं, इस तरह के मल्टीपल फॉर्म्स होते हैं। तो आज हम सीखेंगे फॉर्म कैसे बना सकते हैं। फॉर्म बनाने के लिए हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने एक सेपरेट फाइल बना ली है। पहले हमारी इंडेक्स डॉट एच की फ़ाइल थी, अब हमने फॉर्म डॉट एच की फ़ाइल बना के क्या किया कि उसको इंडेक्स डॉट एच वाली फाइल में एक लिंक यूएल बनाया था, यानी कि नोट लिस्ट बना के उसके अंदर एक लिस्ट आइटम ऐड की है। उसके अंदर हमने एक लिंक लगा दी है, उस लिंक का नाम हमने फॉर्म रख दिया और उसके अंदर वो फाइल का लिंक ऐड किया जो फाइल हमने न्यू क्रिएट की थी फॉर्म डॉट एच की। अब इससे होगा क्या कि हम जब अपनी वेबसाइट के ऊपर आके जब फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये क्लिक करने पे हमारे दूसरे फॉर्म डॉट एच वाले पेज पे चला जाएगा। अब इस पेज के ऊपर हम फॉर्म बनाना सीखेंगे कि फॉर्म कैसे बना सकते हैं। तो हम बनाते हैं कि यूज़र का रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाते हैं कि अकाउंट क्रिएट करने वाला फॉर्म जो होता है उसको रजिस्ट्रेशन फॉर्म कहते हैं। तो उस तरह का फॉर्म बनाना सीखेंगे। उसके लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने एक न्यू फाइल बना के उसमें जो बेसिक एच का स्ट्रक्चर होता है वो सारा ऐड कर लिया कि एच वाला टैग, हेड वाला टैग और बॉडी वाला टैग। अब जितना भी काम करना है हमने सारा बॉडी टैग के अंदर करना है। ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर हमने लगाना है फॉर्म का टैग, क्योंकि फॉर्म बनाने के लिए हमें जो सबसे पहली चीज़ चाहिए होती है वो फॉर्म का टैग चाहिए होती है। तो हमने सबसे पहले इसके अंदर फॉर्म का टैग लगाना है। नहीं, अब जितनी भी कोड होगा सारा इस फॉर्म के टैग के अंदर होगा। तो फॉर्म के टैग के अंदर हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स होते हैं, यानी कि इसकी दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो मेन होती हैं हमने लगानी होती है। उसमें से एक तो हमारे पास लाजमी होती है, दूसरी लाजमी नहीं है, लेकिन हम लिख लेते हैं उसको ताकि हमें पता लगे दोनों काम कैसे करती है। सबसे पहला जो एट्रीब्यूट है वो है एक्शन। अब ये एक्शन एट्रीब्यूट करता है कि जब हमारे पास ना फॉर्म की फंक्शनैलिटी होती है कि फॉर्म के अंदर जब हम डाटा फिल करते हैं तो फिल करने के बाद फॉर्म को सबमिट किया जाता है। तो फॉर्म जब सबमिट होता है तो डाटा किस पेज पे लेके जाना है ये इसकी फंक्शनैलिटी होती है कि हमने किस पेज पे उसको मूव करना है। तो जिस पेज पे हमने लेके जाना है उस पेज का लिंक हम इस एक्शन के अंदर ऐड करते हैं, या किसी फाइल का लिंक है। अब जब आप जावास्क्रिप्ट की तरफ जाएंगे उसमें हम क्या कहते हैं, सारा फॉर्म हमने जावास्क्रिप्ट के थ्रू अपने पास डाटा लेके आना होता है और सबमिट करके सेव करना होता है। तो हम यहाँ पे अपनी जावास्क्रिप्ट वाली फाइल का लिंक देंगे, जो जावास्क्रिप्ट की फाइल हम बनाएंगे ना तब उसका लिंक यहाँ पे देंगे। तो जब जैसे ही फॉर्म सबमिट होगा हमारा सारा डाटा जावास्क्रिप्ट वाली फाइल के अंदर चला जाएगा। दूसरा हमारा जो एट्रीब्यूट होता है वो है मेथड। हमारे पास फॉर्म को सबमिट करने के लिए दो मेथड्स होते हैं, एक हमारे पास होता है गेट का मेथड, दूसरा हमारे पास होता है पोस्ट का मेथड। अब ये दोनों मेथड करते गए हैं, जब हम फॉर्म को सबमिट करेंगे तो फिर मैं आपको इसका कंपैरिजन दिखाऊंगा ये दोनों करते गए हैं। लेकिन अभी के लिए हमें सिर्फ इतना देखना कि हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, गेट का मेथड होता है, एक फॉर्म का मेथड होता है, पोस्ट का मेथड होता है। ये दोनों मेथड फॉर्म को सबमिट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, फॉर्म के अंदर हमारे पास जो है ना फील्ड्स होती हैं जिनको हम कहते हैं जिसमें यूज़र अपना डाटा इंसर्ट कर सकता है, उनको हम कहते हैं इनपुट फील्ड्स। अब इनपुट फील्ड हमारे पास मल्टीपल टाइप की हो सकती हैं। आपने देखा होगा कुछ इनपुट फील्ड्स होती हैं जिसमें यूज़र अपना सिर्फ टेक्स्ट एंटर कर सकता है। कुछ इनपुट ऐसी होती हैं जिसके अंदर सिर्फ फ़ोन नंबर एंटर किया जा सकता है। कुछ ही इनपुट्स ऐसी होती हैं जिसके अंदर ईमेल एंटर की जा सकती है। कुछ हमारे पास चेक बॉक्सेस होते हैं कि हमने उनमें से एक वैल्यू सेलेक्ट चेक करनी होती है। कुछ हमारे पास ड्रॉप डाउन की केस में होते हैं कि हम ड्रॉप डाउन के अंदर से वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास मल्टीपल इनपुट्स की टाइप है। तो हम सारी टाइप्स को लगा के देखेंगे कि इसको कैसे बनाया जा सके टाइप्स को। सबसे पहले जो टाइप हमने देखनी है, सबसे पहले हमने इनपुट का जो है ना टैग यूज़ करना है, उसके बाद इसकी टाइप्स सीखेंगे। तो
तो जब भी आपने किसी भी जगह पे इनपुट लगानी है, इनपुट का मतलब वो है कि हमने ऐसी फील्ड लगानी है जिसके अंदर यूज़र अपना डाटा इंसर्ट कर सके। तो हमने सबसे पहले इनपुट फील्ड लगानी है। अब जो इनपुट फील्ड होती है ना, ये भी सेल्फ क्लोजिंग टैग होती है, क्योंकि इनपुट फील्ड के अंदर हमारे पास डाटा कोई नहीं होता, इसलिए हमने इनपुट फील्ड को भी सेल्फ क्लोजिंग बनाना होता है, यानी कि इसका टैग ओपन करके इसी टैग के अंदर इसको क्लोज करना होता है। तो ये इसका जो है ना ओपनिंग और क्लोजिंग टैग एक ही होगा। इसके बाद ऐसे इसके अंदर एट्रीब्यूट्स आते हैं। सबसे पहले एट्रीब्यूट, जैसे मैंने बताया कि हमारे पास मल्टीपल टाइप्स होती है इनपुट की, तो सबसे पहले अपना जो एट्रीब्यूट आएगा वो टाइप का एट्रीब्यूट आएगा, ठीक है। टाइप, अब टाइप के अंदर हमने वो टाइप लिखनी होती है कि हमें किस टाइप का चाहिए। अगर हम नेम बनाना है यूज़र के लिए, यूज़र अपना नेम एंटर कर सके, तो नेम एंटर करने के लिए आपको पता है कि यूज़र ABC की फॉर्म में अपना डाटा एंटर करता है, तो उसको हम कहते हैं टेक्स्ट फॉर्मेट। तो आपने उसकी जो टाइप रखनी है इनपुट की, वो रखनी है टेक्स्ट। जब टैक्स आप रखेंगे तो इसके अंदर से यूज़र सिर्फ अपनी जो है ना वो अपना नेम वगैरह एंटर कर सकता है, लेकिन इसके अंदर इसकी ऑप्शन होती है कि इसमें फ़ोन नंबर भी एंटर किया जा सकता है। फर्स्ट चीज़ हमारी होगी टाइप। तो इतना लगा के हम चेक करते हैं कि हमारे पास क्या रिस्पॉन्स आता है। हम अपने पेज को रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए हमारे पास एक इनपुट फील्ड आ गई है। अब यूज़र यहाँ पे कुछ भी डाटा एंटर कर सकता है, तो यानी कि एक बॉक्स बन गया। अब हम क्या करेंगे, इस बॉक्स को थोड़ा सा डिज़ाइन करेंगे ताकि यूज़र को पता लगे कि इसके अंदर हम लिखना क्या है। तो सबसे पहले क्या होता है, हमारे हर इनपुट फील्ड के साथ एक लेबल यूज़ होता है। आपको देखा होगा कि हमने, अगर मैं ऑन करके दिखाता हूँ आपको वेबसाइट, तो ये हमारे पास एक इनपुट फील्ड लगी है, इसके ऊपर टैक्स भी लिखा हुआ है। तो यूज़र टैक्स से देखे हुए उसको पता लग सकता है कि मैंने इस फील्ड के अंदर क्या डाटा एंटर करना है। इस तरीके से नीचे भी टैक्स लिखा हुआ है, उससे यूज़र देख सकता है कि मैंने इस फील्ड के अंदर क्या एंटर करना है। तो इस जो टैक्स है इसको कहते हैं लेबल। हर इनपुट फील्ड का एक लेबल भी होता है, तो हमने क्या करना है, इसका लेबल भी लगाना है साथ। जहाँ पे भी आपने इनपुट लगानी है, इनपुट के बिल्कुल ऊपर आपने एक लेबल लगाना है। हमारे पास लेबल के लिए भी एक जो है ना टैग होता है, जिसको हम कहते हैं लेबल का टैग। इसके अंदर टैक्स आएगा, इसलिए हमने इसको ओपन भी करना है और क्लोज भी करना है। और इसके अंदर हमने लिखना है कि यूज़र ने ये किस फील्ड से रिलेटेड है। हम यूज़र का फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम लेना चाह रहे हैं, तो हमने फर्स्ट नेम के लिए फील्ड बनानी है, तो हम लिख देंगे फर्स्ट नेम, ठीक है। और इसके अंदर हमने लिखना है कि ये लेबल किस इनपुट फील्ड के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो इनपुट फील्ड के लिए हमने इसके यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज़ करना है फॉर का, कि ये किस इनपुट के लिए है। तो यहाँ पे फॉर के अंदर आपने लिख देना है कि किस इनपुट के लिए। तो यहाँ पे जो आपने चीज़ लिखनी है उसके लिए हमें यहाँ पे भी एक एट्रीब्यूट नया लिखना पड़ता है, इसको कहते हैं नेम का एट्रीब्यूट, यानी कि हर इनपुट फील्ड को आपने एक नेम भी देना है। मैं इसको एक नेम दे देता हूँ कि ये फर्स्ट नेम है, कि यूज़र अपना यहाँ पे फर्स्ट नेम एंटर कर सकता है। तो हमने इस फर्स्ट नेम को कॉपी करना है और इस फॉर के अंदर ऐड कर देना है। तो इससे इसको पता चलेगा कि ये लेबल मैंने जो लगाया है ये हमारा इस फर्स्ट नेम वाली इनपुट फील्ड के लिए है, ठीक है। अब इतना काम करके हमने फाइल को सेव किया, हम अपने वेबसाइट पे गए, पेज को रिफ्रेश किया, तो हमारे पास आ गया फर्स्ट नेम आ गया और हमारे पास इनपुट है। यानी कि अब यूज़र को यहाँ से देख के पता चल सकता है कि मैंने इस इनपुट फील्ड के अंदर क्या एंटर करना है। अब आपने देखा होगा कि हमारे पास अक्सर इनपुट फील्ड होते हैं, उनके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट डाटा कुछ एंटर किया होता है। जैसे कि ये एक उन्होंने एक हमें नज़र आ रहा है, इसके अंदर कुछ लिखा हुआ है, तो इसको कहते हैं प्लेस होल्डर। यानी कि जो ऑलरेडी टेक्स्ट लिखा हो यूज़र का पता लगेगा मैंने किस फॉर्मेट के अंदर डाटा एंटर है, तो इसको कहते हैं प्लेस होल्डर। हमने हर इनपुट फील्ड के अंदर एक प्लेस होल्डर भी ऐड करना होता है। हम अपनी वेबसाइट पे वापस आएंगे, तो प्लेस होल्डर के लिए हमारे पास एक जो है ना एट्रीब्यूट होता है, जिसका नाम है हमारे पास प्लेस होल्डर। तो प्लेस होल्डर के अंदर आप जो टेक्स्ट लिखें वो इनपुट फील्ड के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एंटर योर फर्स्ट नेम, ये हमने टेक्स्ट लिख दिया। इसको अगर रिफ्रेश किया तो ये हमारी इनपुट फील्ड के अंदर वो टेक्स्ट आ गया, ताकि यूज़र को पता लग सके उसने यहाँ पे अपना क्या चीज़ एंटर करनी है। तो इस तरीके से हम अपनी जो है ना इनपुट फील्ड बना सकते हैं टेक्स्ट के लिए। अब हम चाहते हैं कि हम फ़ोन नंबर के लिए भी इनपुट फील्ड बनाएं, तो हम लगाएंगे पहले फर्स्ट नेम के लिए बनानी, अब लास्ट नेम के लिए बनाते हैं, फिर ईमेल के लिए और फ़ोन नंबर के लिए बना लेते हैं। अब हमने लास्ट नेम के लिए बनानी है, तो हम सेम यही काम रिपीट करेंगे। हमने सबसे पहले लेबल लगाएंगे अपना, इसके अंदर लिख देंगे फॉर। ये किसके लिए बना रहे हैं हम बना रहे हैं लास्ट नेम के लिए, लास्ट नेम। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं लास्ट नेम। अब हम एंटर पे गए, इनपुट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसकी टाइप लिखेंगे। आपको पता है लास्ट नेम जो होता है वो भी हमारा टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है, तो हम इसकी टाइप भी टेक्स्ट ही रखेंगे और इसमें नेम लिख देंगे लास्ट नेम और प्लेस होल्डर रख देंगे इसका एंटर योर लास्ट नेम। इतना लिखा तो ये लास्ट नेम की फील्ड इसके साथ आ गई।
अब ये देखने से थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। हम चाहते हैं कि ये जो है ना फर्स्ट नेम सबसे पहले आए, सेकंड लाइन पे ये इनपुट फील्ड आए, उसके बाद जो है ना लास्ट नेम ये थर्ड लाइन पे आए, और ये जो हमारे पास इसकी इनपुट फील्ड है लास्ट नेम की ये फोर्थ लाइन पे है। अब ये सारा एक ही लाइन के अंदर आ रहा है। तो इसके लिए हमने फर्स्ट लेक्चर में ये चीज़ देखी थी, उसको कहते हैं लाइन ब्रेक। यानी कि हमने क्या करना है, लाइन को ब्रेक करना है। हमारे पास अभी ये 1 लाइन के अंदर आ रहा है, हमने इसको 4 लाइन के अंदर लेके आना है, तो हमने लाइन को ब्रेक करेंगे। तो हमने क्या करना है, फर्स्ट नेम के बाद आना है और लेबल के बाद आएंगे, यहाँ पे एक न्यू टैग यूज़ करेंगे जिसको हम कहते हैं ब्रेक का टैग। ब्रेक के टैग को लगाने के लिए हम /BR ये वाला टैग लगाते हैं। इसको हमने ऐसे करके क्लोज कर देना है। तो ये हमारा एक बी का टैग लग गया, ये लाइन को ब्रेक कर देगा। मीन्स के हम इसको जब रिफ्रेश करेंगे तो ये क्या करेगा, हमारा फर्स्ट नेम लिखा, हमने फर्स्ट नेम के बाद लगाया तो उसने फर्स्ट नेम के बाद लाइन को ब्रेक किया और सेकंड लाइन पे इसको ले गया इनपुट फील्ड को। अब हमें चाहिए कि हमने इस इनपुट फील्ड के बाद भी लाइन को ब्रेक करना है। तो हम क्या करेंगे, दोबारा इस ब्रेक के टैग को कॉपी करेंगे, इनपुट फील्ड के बाद लगा देंगे। इनपुट फील्ड के बाद जब लगाया, हमने पेज को रिफ्रेश किया तो अब इनपुट फील्ड भी हमारी लगा गई। अब ये क्या हो रहा है, अभी इनपुट फील्ड भी हमारी बिल्कुल साथ लग रही है। तो हम क्या करेंगे, लाइन को एक दफ़ा और ब्रेक कर लेंगे ताकि थोड़ी सी स्पेस और ऐड हो जाए। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक ब्रेक और लगा देंगे यहाँ पे। इसको देखिए हमने 2 ब्रेक लगा दिए। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या अगर चाहें तो इसको सेकंड लाइन में भी कर सकते हैं। इस तरीके से करेंगे ना ब्रेक के टैग को, तो हमारे पास ये सेकंड लाइन के अंदर लिखा है ताकि कोड को रीड करना ईजी हो हमारे लिए। अब आगे अगर मैं पेज को रिफ्रेश करूँगा तो अब ये देखें हमारे पास थोड़ी सी स्पेस भी ऐड हो गई है। तो हम क्या करें, इस तरीके से लाइन को ब्रेक करके मल्टीपल जो है ना डाटा एंटर कर सकते हैं। अब हम वापस आएंगे, हमने क्या करना है, यहाँ पे भी एक ब्रेक का टैग लगा दिया, इसके बाद यहाँ पे भी 2 ब्रेक के टैग लगा देंगे ताकि हमारी लाइन ब्रेक हो जाए। तो ये हमारा फर्स्ट नेम भी हो गया, लास्ट नेम भी हो गया। अब आपको पता है कि जब रजिस्ट्रेशन का फॉर्म होता है उसमें यूज़र अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एंटर करता है, फ़ोन नंबर एंटर करता है और पासवर्ड एंटर करता है। तो हमने ये सारी फील्ड्स बनानी है। अब हम चाहते हैं ईमेल के लिए बनाना फील्ड चाहते हैं, तो सबसे पहले हम ईमेल के लिए लेबल लगाएंगे। हाँ, लेबल हमने लगा दिया ईमेल के लिए, हमने इसके अंदर ईमेल लिख दिया और यहाँ पे लिखेंगे फॉर। हम किसके लिए बना रहे हैं, ईमेल के लिए बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम न्यू सबसे पहले ब्रेक लगा लेंगे एक दफ़ा ताकि लाइन ब्रेक हो जाए। उसके बाद न्यू इनपुट लिखेंगे अपनी, इसकी टाइप अब चेंज करेंगे। अब ईमेल के लिए जो टाइप होती है ना, उसका टाइप का नेम होता है ईमेल, तो आपने ये लिखनी है। अब आपको पता है कि जब हम ईमेल लिखते हैं तो ईमेल इस फॉर्मेट के अंदर होती है। हम इस तरह अपना कोई नाम लिख के उसके बाद @ होता है gmail.com, इस तरीके से ईमेल लिखते हैं, तो ये ईमेल का फॉर्मेट होता है। तो अगर हम ईमेल लिखेंगे ना तो ये एक रिस्ट्रिक्शन भी लगा देगा कि यूज़र इसी फॉर्मेट के अंदर ईमेल एंटर कर सकता है। अगर इसके अंदर @ नहीं होगा तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसलिए ये टाइप जो होती है ना, थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन भी आपके फॉर्म के ऊपर लगा देती है। अब हम इसके अंदर भी एक नेम ऐड करेंगे सबसे पहले, ईमेल, क्योंकि हमने ये फॉर लगाया है तो फॉर के लिए हमें नेम भी लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम प्लेस होल्डर भी एक ऐड करेंगे ताकि यूज़र को पता हो इसमें क्या एंटर करना है। उसमें एंटर योर ईमेल, इसको सेव किया, रिफ्रेश किया तो हमारे पास एक ईमेल की फील्ड भी आ गई। अब मैं यहाँ पे अगर कुछ ऐसे एंटर करूँगा ना तो ये देखें एंटर हो रहा है, लेकिन अभी हमारे पास बटन कोई नहीं है। जब बटन प्रेस करेंगे तब हमारे पास रिस्ट्रिक्शन चलेगी, अदरवाइज हमारे पास रिस्ट्रिक्शन नहीं चलेगी। अब मैंने जैसे ही इसके ऊपर होवर किया तो इसने ऑटोमेटिकली एक बॉक्स शो करवा दिया कि प्लीज़ इंक्लूड एंड @ इन द ईमेल एड्रेस, यानी कि उसने ऑटोमेटिकली हमें बता दिया। ये सिर्फ टाइप हमने यूज़ की ईमेल की, उसकी वजह से ये हमें बता रहा है कि जब आपने ईमेल लिखनी है तो उसके अंदर आपने @ लाजमी लिखना है। अब हमें फ़ोन नंबर भी चाहिए, लेबल लगाया सबसे पहले हमने, इसके अंदर हमने लिख दिया फ़ोन नंबर। इसके अंदर भी हम इसकी टाइप लिखेंगे। जो फ़ोन नंबर होता है आपको पता है वो हमेशा नंबर्स की टाइप में होता है, तो हमने इसकी जो टाइप रखनी है उसको हम कर देंगे नंबर। इसके टाइप नंबर रखेंगे तो इस यूज़र सिर्फ इसमें नंबर एंटर कर सकता है। अब इसमें नेम लिखेंगे सबसे पहले, नेम हमने जो फॉर के अंदर रखा होगा वही नेम यूज़ करेंगे। प्लेस होल्डर एंटर योर, तो रिफ्रेश करेंगे तो इस तरीके से हमारे पास आ गया। अब ये देखें
यहाँ पे अगर हम होवर करें तो हमारे पास कुछ भी नहीं आ रहा, यानी कि एरोज नहीं आ रहे, लेकिन यहाँ पे जब हम होवर करेंगे तो यहाँ पे एरोज आ रहे हैं। एरोज इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इसकी टाइप हमने रखी है और नंबर। जैसे हम एरो को प्रेस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे नंबर आना शुरू हो जाएंगे। हम नंबर को इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं, और चाहे तो अपनी मर्जी से नंबर भी कोई इसके अंदर एंटर कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके अंदर टैक्स एंटर करने की कोशिश करेंगे तो ये टैक्स हम एंटर नहीं कर सकते। तो ये इसकी रिस्ट्रिक्शन भी लगती है कि यूज़र सिर्फ इसके अंदर फ़ोन नंबर एंटर कर सकता है, टैक्स एंटर नहीं कर सकता। अगर टैक्स रखें तो यूज़र टैक्स भी एंटर कर सकता है, फ़ोन नंबर भी एंटर कर सकता है। लेकिन अगर सिर्फ हम नंबर रख दिया तो इसके अंदर सिर्फ नंबर एंटर कर सकते हैं। हम इसके बाद एक ब्रेक लगा लेते हैं, और इसके बाद भी 2 ब्रेक्स। इसको रिफ़्रेश किया तो ये हमारे पास आ गया। अब हमें चाहिए फ़ोन नंबर। आपको फ़ोन नंबर हमने लगा लिया, पासवर्ड, क्योंकि पासवर्ड भी हमें चाहिए होता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए। तो हमने एक न्यू बनाएंगे लेबल। ये फ़ोन नंबर के एरोस मूव हो सकते हैं जो इसकी बार के अंदर जो उसका अप और डाउन वाले एरोस हैं। देख लेते हैं। नो वैलिडेशन, एक मिनट यहाँ से देखते हैं। अगर तो मोस्टली वेबसाइट में इस तरह होता है ना कि वो जो +92 वाली एक बार अलग दी होती है, वो उसके लिए फिर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ेगी। उसके लिए जावास्क्रिप्ट में आप कर सकते हैं, HTML के अंदर ये चीज़ नहीं होती। लेकिन हम देख लेते हैं कि क्या हम उसको रिमूव कर सकते हैं। कैन बी रिमूव डाउन HTML नंबर फिल। तो CSS में भी कर सकते हैं, HTML में ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन इनपुट मोड न्यूमेरिक, इफ़ यू ओनली नीड अ न्यूमेरिक इनपुट डू नॉट स्पेसिफाई वैलिडेशन नंबर कि यू कैन यूज़ टेक्स्ट कंबाइन विद द बाकी नंबर या सिर्फ टैक्स यूज़ करें। जब टैक्स लिखेंगे उसमें नंबर भी एंटर कर सकते हैं, ये भी एंटर कर सकते हैं। फिर उसके लिए हमें टैक्स फील्ड रखना है, लेकिन जब टैक्स फील्ड रखेंगे आपको पता है हम टैक्स भी उसके अंदर लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमें सिर्फ स्पेसिफिक फ़ोन नंबर चाहिए तो हम उसके अंदर फील्ड नंबर रखनी पड़ेगी हमें। इस तरह अब हम लगाते हैं अपनी उसके पासवर्ड के लिए। तो पासवर्ड आपको पता है कि हमेशा पासवर्ड की जो फील्ड होती है उसमें जब यूज़र पासवर्ड एंटर करते हैं, पासवर्ड हम शो नहीं करते किसी को भी, ताकि यूज़र क्या पासवर्ड एंटर कर रहा है। तो उसमें क्या होता है, डॉट शो हो जाते हैं। जैसे यूज़र पासवर्ड एंटर करता है डॉट शो होते हैं। तो उसके लिए हमने इसकी जो है ना इनपुट की टाइप चेंज करेंगे। सबसे पहले हम बना रहे हैं पासवर्ड के लिए इनपुट। इसकी टाइप हमारे पास हो जाएगी पासवर्ड। पासवर्ड के लिए जो टाइप आती है उसके पासवर्ड ही कहते हैं। ठीक है, नेम हम रख देंगे इसका पासवर्ड। एंटर योर पासवर्ड। इसके अंदर भी ब्रेक लगा लेंगे हम 2 दफ़ा। इसको सेव किया, पेज को रिफ्रेश किया तो ये अब हमारी पासवर्ड की फील्ड बनी है। अब इसके अंदर जो भी हम डाटा एंटर करेंगे तो हमारे पास डॉट्स की फॉर्म में शो होगा, यानी कि कोई भी हमारा पासवर्ड एडिट नहीं कर सकता। तो हम क्या करते हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि पासवर्ड हम टॉगल करने की, जैसे कि हम इस पेज पे आए तो यहाँ में हमें ना एक आई बटन शो हो रहा है। इस वेबसाइट पे भी नहीं लगा हुआ, लेकिन अक्सर वेबसाइट में एक आई बटन लगा होता है। जैसे आई बटन में क्लिक करते हैं आपको पासवर्ड शो हो जाता है। तो वो भी हमारे पास जावास्क्रिप्ट की फंक्शनलिटी है। आप उसको यूज़ करके जावास्क्रिप्ट के थ्रू इसको चेंज करें। इसको कहते हैं टॉगल करना, यानी कि हम उसके टॉगल कैसे करते हैं, टाइप को चेंज कर देते हैं। जैसे बटन आई बटन के ऊपर क्लिक होता है हम उसके टाइप को टेक्स्ट से जो है ना पासवर्ड से टेक्स्ट कर देते हैं। जैसे दोबारा क्लिक करेंगे टेक्स्ट से दोबारा पासवर्ड कर देंगे तो क्या होगा, पासवर्ड शो नहीं होगा। तो ये होगी यूज़र की पर्सनल डिटेल्स। अब ना हम एक चीज़ और बनाते हैं, इसके अंदर गए इस तरह का फॉर्म बनाते हैं कि यूज़र की रजिस्ट्रेशन की डिटेल जिसमें यूज़र की पर्सनल डिटेल हो। ये क्या है, सेक्शंस बने हुए हैं इसके अंदर मल्टीपल। एक आपने देखा हो अक्सर वेबसाइट पे ना सेक्शन होते हैं कि एक पूरा सेक्शन और यूज़र ने फिल किया, नेक्स्ट का बटन प्रेस किया तो दूसरा सेक्शन आ जाता है। तो इस तरीके से हम इस सेक्शन बना के करते हैं। पहला सेक्शन है पर्सनल डिटेल का, उसके बाद एड्रेस इन्फॉर्मेशन का सेक्शन है, फिर अकाउंट प्रेफरेंसेस का सेक्शन है। तो इस तरीके से हम एक फॉर्म बनाना सीखते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने ये पर्सनल डिटेल वाला सेक्शन तो बना लिया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस सेक्शन के जी क्वेश्चन है किसी का? यस सर। जी पूछें।
सर इसकी जो फोन नंबर की टाइप है, हम उसको अगर टाइप को टेल कर दे, मतलब टेल भी तो एक टाइप होती है इसके अंदर। नल कर दें? जी, टेल, TEL। वो अभी आगे यूज़ करते हैं, वो फ़ोन नंबर के लिए यूज़ की जाती है, उसमें भी लगा लेते हैं, वो आगे देखते हैं, क्योंकि हमारा जो सेक्शन बनाते हैं ना इसके अंदर वो फ़ोन नंबर वाली भी यूज़ होगी। ठीक है, तो हमारा ये अभी पर्सन डिटेल वाला सेक्शन हो गया, तो हम क्या करते हैं इसको रैप कर देते हैं। रैप करने के लिए आपको ने जैसे देखा हमारे पास ये ना पर्सनल डिटेल ऊपर लिखा आ रहा है और साइड पे बॉर्डर्स आ रहा है, तो ये एक सेक्शन बना है। तो सेक्शन बनाने के लिए इसको कहते हैं, हमारे पास इसके लिए एक टैग होता है जिसको कहते हैं फील्ड सेट, यानी कि ये हमारे पास सारी फील्ड्स हैं, एक इनपुट फील्ड से सारी कंसिडर होंगी, सारी हमने फील्ड लिखी हुई है, तो ये हमारे पास एक फील्ड का सेट बनाएंगे हम। उसको हम लिखते हैं फील्ड सेट। ये टैग ओपन किया, क्लोज़ किया, और इसका जो क्लोजिंग टैग है हमने कट करके जहाँ तक हमें चाहिए हमने उसके अंदर रैप कर दिया। तो इससे क्या होगा, हमारे सारे टैग्स इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, अब हमने इसको अंदर एक और चीज़ है, हमने उसको नाम भी देना है, हर सेक्शन का नेम भी देना है। तो नेम देने के लिए इसके लिए अंदर चीज़ यूज़ होती है जिसको हम कहते हैं लेजेंड। तो हमारे पास एक लेजेंड का टैग यूज़ होगा। हम यहाँ पे लिख देंगे पर्सनल डिटेल्स, जैसे लिखा हमने। हम पेज को रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारे पास एक सेक्शन बन गया। ये जो फील्ड सेट यूज़ किया उसने साइडों में बॉर्डर लगा दिए, और जो हमने लेजेंड यूज़ किया उसने हमारे पास ये टैक्स लिख दिया। तो इससे क्या होगा, हम सेक्शन बना के यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम सीखेंगे ये हम डेट ऑफ बर्थ वाला कैसे लगा सकते हैं कि यूज़र डेट सेलेक्ट कर सके, और इसके नीचे हमारे पास ये है ना जेंडर सेलेक्ट करने वाली है, तो ये चीज़ कैसे लगा सकते हैं। इसको लगाने के लिए हम अपने कोड में वापस आएंगे। अभी हमने पर्सनल डिटेल वाले सेक्शन में रहते हैं, इसी के अंदर हम डेट वाला एंटर करते हैं कि यूज़र यहाँ पे अपनी डेट एंटर कर सके। सबसे पहले उसका लेबल लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ। ये किसके लिए बना रहे हैं हम, तो डेट ऑफ बर्थ जो है ना इसके लिए शॉर्ट फॉर्म यूज़ होती है जिसको कहते हैं DOB। तो हम यहाँ पे लिख देंगे DOB इनपुट, और डेट सेलेक्ट करने के लिए हम इसके टाइप जो रखते हैं वो डेट रखेंगे, इसके टाइप का नाम ही डेट है। तो आप डेट रख देंगे तो ये क्या होगा, हमारी डेट वाली फील्ड बन जाएगी। इसका नेम हम लिखेंगे DOB। आपने जो फॉर के अंदर आपने नेम लिखा होगा वही नेम आपने हमेशा इनपुट फील्ड के नेम के अंदर यूज़ करना है, आपके दोनों सेम होने चाहिए। प्लेस होल्डर में हम लिख देते हैं, लेकिन प्लेस होल्डर नहीं भी लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ के केस में प्लेस होल्डर नहीं भी लिखते तो ऑटोमेटिकली एक प्लेस होल्डर आ जाएगा हमारे पास। हम देखते हैं इसको, हमने वेबसाइट पर इसके रिफ्रेश किया तो ये हमारे पास डेट ऑफ बर्थ वाला आ गया, इसके अंदर ये ऑटोमेटिकली एक प्लेस होल्डर आ गया जिसमें हमारे पास लिखा है MMDDYY। इसका मतलब है कि MM का मतलब है कि हमने जो है ना मंथ एंटर करना है, DD का मतलब हमने डेट जो डे एंटर करना है, और YY का मतलब हमने ईयर एंटर करना है। और इसके एंड पे एक ना आइकन शो आ रहा है हमारे पास, आइकन में जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह का मेन्यू ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम कुछ भी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, हम कोई भी ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं, ये 2026 है, उससे पिछला कोई भी साल है, कोई भी ईयर हम एंटर कर सकते हैं। इसके बाद हम मंथ को भी आगे पीछे मूव कर सकते हैं, यहाँ से कोई मंथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी डे सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको क्लियर कर सकते हैं। टुडे पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो आज वाली डेट है वो इसके अंदर फिल हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, फॉर्मेट वो भी जावास्क्रिप्ट के थ्रू, लेकिन HTML में थोड़ा फॉर्मेट चेंज हो जाता है इसका, उसके लिए भी मंथ जो है डे के बाद आ जाए हो जाता है। इसका भी देख लेते हैं चेंज डेट इनपुट। The question is possible to focus DTD। इसका फॉर्मेट हम इसको इस तरह करके देखते हैं। फॉर्मेट हम मंथ लिखते हैं और सारा डेट लिख देते हैं। नहीं हुआ अभी इसका चेंज, हो जाता है वैसे चेंज, इसका कोई ना कोई इसका वे होता है, वो अभी मेरे माइंड में नहीं है, तो मैंने काफ़ी देर पहले इस चीज़ को यूज़ किया था, लेकिन हो जाता है इसका फॉर्मेट चेंज। तो ये हो गया। अब हम देखते हैं कि हमने वो जेंडर सेलेक्ट करने वाला कैसे बनाना है। तो वो हमारे पास सेट उसको कहते हैं रेडियो फील्ड्स। रेडियो फील्ड्स होती हैं कि हमारे पास मल्टीपल फील्ड्स होती है, उसमें से सिर्फ हम एक सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने देखा पोल अक्सर क्रिएट होते हैं जिसमें से हम सिर्फ एक वैल्यू को सेलेक्ट कर सकते हैं।
उसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले अपना लेबल लिखेंगे। ये होगा हमारे पास जेंडर का, फोर, इसकी टाइप हमने रख देनी है रेडियो, और ए रेडियो इसकी टाइप है, ठीक है। और नेम हमने रख देना है मेल, ठीक है। अब इसको देखते हैं क्या रिस्पॉन्स है हमारे पास, जेंडर, ठीक है। अब इसमें क्या होगा हमारे पास ना, अगर हम इस पिक्चर के अंदर देखें तो हमारे पास 3 इसके अंदर आ रही है। एक हमारे पास जेंडर ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, एक लेबल सेपरेट है, और ये नीचे हमारे पास जो है ना रेडियो के केस में हमारे पास मल्टीपल जो है ना लेबल्स बनेंगे। तो ये मेल एक लेबल है, फीमेल एक लेबल है हमारे पास, और अदर एक लेबल है। तो ये सारे लेबल्स हमें अलग अलग ऐड करने पड़ेंगे। अब मेल के लिए हमने यहाँ पे लेबल लिखना है, क्लोज किया और लिख दिया मेल। ये किसके लिए हम बना रहे हैं, मेल के लिए। इस तरीके से आपने न्यू इनपुट एंटर करनी है, इसकी टाइप भी रेडियो रख देंगे, और इसमें लिख देंगे टाइप रेडियो, और नेम हमारे पास है फीमेल। इसके लिए लेबल सेपरेट लगेगा हमारे पास, इसमें लिख देंगे फीमेल, और ये किसके लिए हमारे पास फीमेल के लिए। तो हम इसको कॉपी करते हैं बॉर्डर को, ब्रेक लाइन को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इसके नीचे भी 2 टाइम पेस्ट कर दिया, और इसके आगे भी पेस्ट कर दिया। तो अब क्या हुआ, हमारे पास 2 इनपुट आ गए, हम इसमें से कोई भी एक एंटर कर सकते हैं। ये देखिए अब ये दोनों एंटर हो रहे हैं, लेकिन अब मल्टीपल भी सिलेक्ट करते हैं। सिंगल करना चाहें तो उसके लिए हमें थोड़ा सा इसका फॉर्मेट चेंज करना पड़ता है। तो ठीक, उसके लिए मैं यहाँ पे मेल इसमें जो है ना फॉर के लिए, ये फॉर वाली चीज़ और नेम वाली चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो इनको एक जैसे रखेंगे तो हमारे पास सिर्फ एक ही फील्ड सेलेक्ट हो सकती है रेडियो के केस में। तो रेडियो के केस में हम कोशिश करते हैं हम सिर्फ एक ही फील्ड को सेलेक्ट करने वाले रखते होते हैं। तो ये हमारे पास पर्सन डिटेल वाला सेक्शन हो गया। अब हमने न्यू सेक्शन बनाना है इसके लिए एड्रेस इन्फॉर्मेशन वाला। तो एड्रेस इन्फॉर्मेशन वाला सेक्शन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अब जैसे वो स्टूडेंट ने पूछा था कि अगर हम नेट सिर्फ स्पेसिफिक बनाना हो फ़ोन नंबर के लिए, तो फ़ोन नंबर के लिए अगर हमने स्पेसिफिक बनाना हो, हम फ़ोन नंबर की टाइप चेंज करके यहाँ पे रख सकते हैं TEL। अगर ये रखेंगे टाइप, कोड में वापस आएंगे, इसको रिफ्रेश किया तो अब ये फ़ोन नंबर वाली टाइप है, ये हमारे पास टेलीफोन वाली बन गई। इसमें हमारे पास एरोज रिमूव हो गए। अब हम इसके अंदर फ़ोन नंबर एंटर कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ में टेक्स्ट भी एंटर होगा हमारे पास, ठीक है। टेक्स्ट वाली वैलिडेशन भी जावास्क्रिप्ट से लगेगी, वो जावास्क्रिप्ट से लगेगी हमारे पास। लेकिन अगर स्पेसिफिक लगानी है तो आपको टाइप नंबर रखनी पड़ेगी, नंबर रख देंगे फिर इसके ऊपर लग जाएगी पूरी। तो हम इसको बैक नंबर कर देते हैं, ठीक। अब हम सेकंड सेक्शन बनाएंगे। सेकंड सेक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फील्ड सेट दोबारा न्यू बनाना पड़ेगा। हम पहले फील्ड सेट के एंड हुआ, इसके नीचे हम दूसरा फील्ड सेट ऐड कर देंगे। फील्ड सेट इसको ओपन किया, क्लोज किया। इसके अंदर सबसे पहले लेजेंड आएगा, लेजेंड के अंदर हम लिख देते हैं एड्रेस इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब हमें सबसे पहले चाहिए सिटी चाहिए, कंट्री चाहिए, उसके बाद सिटी चाहिए और फुल नेम, फुल एड्रेस चाहिए हमें। तो सिटी हमारे पास है, मल्टीपल सिटीज़ कंट्रीज़ की कंट्रीज़ हमारे पास एक लिस्ट शो होगी, उसके वजह से हम जो है ना मल्टीपल लिस्ट शो होगी, उसके अंदर से हम एक सिलेक्ट करेंगे। तो ये हमारे पास होती है सिलेक्ट बॉक्स।
तो आपने क्या करना है, सबसे पहले लेबल लगाना है। लेबल में हम लिखेंगे कंट्री। चलिए ज़ान हो इसके बाद करते हैं। तो कंट्री के लिए सबसे पहले हमने इसका लेबल ऐड किया। लेबल में हम लिख देंगे फॉर, किसके लिए बना रहे हैं ये, कंट्री के लिए। अच्छा ये रेडिएबल से रिलेटेड थोड़ी सी है कि अगर एक सेक्शन के अंदर अभी रेडिएबल अंदर जो है ना एक वक्त में एक ही सिलेक्ट हो कैसी है, ये अभी हमारे केस में एक नहीं सिलेक्ट होगा। अच्छा, इसके वो थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, वो मेरे माइंड में अभी नहीं आ रहा कि उसको कैसे करते हैं। वो इसका ना नेम सेम रखना पड़ता है दोनों में। उससे भी क्या होगा, रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी, हम दोनों में से सिर्फ एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारे केस में ये मल्टीपल सिलेक्ट हो सकते हैं। मतलब मेल भी सिलेक्ट हो सकता है, फीमेल भी सिलेक्ट हो जी हो सकता है, लेकिन हमने इसको रखना है इस तरीके से बनाना होता है कि इसमें सिर्फ एक सिलेक्ट हो। उसके लिए सिर्फ इसका थोड़ा सा ना नेम चेंज करना पड़ता है, नेम दोनों के लिए सेम रखना पड़ता है। हाँ जी सर अगर इनका नेम दोनों का जेंडर कर दें, एक मिनट। जहाँ पर हमने मेल मेल और फीमेल लिखा है वहां पर अगर हम जेंडर जेंडर कर दें तो हाँ ये हो गया, यानी कि दोनों का नेम सिर्फ आपने सेम करना है फॉर जो नेम के अंदर उसमें सेम करेंगे फिर एक सिलेक्ट हो गई। अगर नेम डिफरेंट करेंगे फिर मल्टीपल सिलेक्ट हो सकती है। तो मल्टीपल हम क्या कहते हैं, हमारे पास इसी तरीके से एक चीज़ होती है, उसको कहते हैं चेक बॉक्स। अक्सर चेक बॉक्स लगाए होते हैं, तो चेक बॉक्स के केस में हमने नेम जो है ना डिफरेंट रखते हैं। उसमें हमने सिर्फ एक ही चेक बॉक्स सेलेक्ट करना होता है, एक नहीं मल्टीपल सेलेक्ट करने होते हैं। तो ये फिर जो रेडियो के केस में इसमें से हमने एक सिलेक्ट करना होता है, इसलिए हमने क्या करें इसका नेम सेम रखते हैं। अब ये हमारे पास सिर्फ दोनों में से एक सिलेक्ट होगा, लेकिन अगर नेम डिफरेंट कर देंगे फिर दोनों मल्टीपल सेलेक्ट हो सकते हैं। अब हमने कंट्री वाला सेक्शन में रहना, तो हमने सेक्शन भी ऐड कर दिया, इसका लेजेंड ऐड हो गया। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास एक फील्ड हो, उसके ऊपर यूज़र क्लिक करे, उसमें मल्टीपल चीज़ें शो हो रही हो, यूज़र मल्टीपल में से कोई एक सिलेक्ट कर सके, तो इसको हम कहते हैं सिलेक्ट बॉक्स। तो सिलेक्ट बॉक्स बनाने के लिए आपने क्या करना है, सिलेक्ट वाला हमारे पास टैग होता है, इसको यूज़ करना है। इसके अंदर हमारे पास होती हैं ऑप्शन होती हैं मल्टीपल। आपने क्या करना है, ऑप्शन वाला टैग यूज़ करना है, OPTIO, और ऑप्शन के अंदर आपने वो ऑप्शन लिख देनी है जितनी आपको चाहिए। पाकिस्तान, इंडिया, अब जो हर जो ऑप्शन होती है ना इसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है, क्योंकि हमने जब अगर जावास्क्रिप्ट के केस में जाएंगे हमने जो ऑप्शन सेलेक्ट करनी है तो हमने बैकएंड पे कोई ना कोई वैल्यू सेंड करनी होती है। उसके केस में होता है हमें यहाँ पे वैल्यू पास करनी पड़ती है कि हमारे पास इसके अंदर वैल्यू क्या होगी। तो हमने पाकिस्तान रखा है, तो इसको हमने क्या करना है स्मॉल लेटर के अंदर यहाँ पे पाकिस्तान लिख देना है, या सिंपल पाक भी लिख सकते हैं ताकि इसकी कोई ना कोई वैल्यू हमारे पास जाए। और यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू ऐड कर देनी है, INT ये लग देते हैं, यहाँ पे भी इसकी वैल्यू ऐड कर दी हमने। अब इसको रिफ्रेश किया तो हमारे पास एक फील्ड आ गई जहाँ पे क्लिक करके हम इसके अंदर से कोई भी वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें कि आपने कोई फील्ड ऐसी है जिसको बाय डिफ़ॉल्ट आपने सेलेक्टेड रखना है, अभी के केस में क्या होगा हमारे पास पाकिस्तान बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड आ रहा है, लेकिन आप चाहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ना लिखा हुआ है कि सिलेक्ट कंट्री, उस तरीके से आपने क्या करना है, एक न्यू ऑप्शन ऐड करनी है और उसकी वैल्यू को एम्प्टी रख देना। आपने वैल्यू एम्प्टी छोड़ के यहाँ पे लिख देना सिलेक्ट कंट्री, यहाँ रखेंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे सिलेक्ट कंट्री आ रहा है। और यहाँ से आप नीचे में कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। प्लेस होल्डर आई थिंक नहीं आएगा, क्योंकि ये जो इसकी ऑप्शंस होती है ना, ऑप्शन ऑटोमेटिकली जो पहली ऑप्शन होती है वो सिलेक्ट हो जाती है, तो वही प्लेस होल्डर के अंदर आती है हमारे पास। क्या चीज़ देख लेते करके यहाँ पे देख लेते चेंज करके इसको। नहीं ये प्लेस होल्डर की इसके अंदर एट्रीब्यूट आ ही नहीं रहा, मैं लिख रहा हूँ ना कोई भी सजेशन नहीं आ रहा, क्योंकि जब लिखते रहो नीचे सजेशन देता है हमें, तो सजेशन ही कोई नहीं आ रहा, यानी कि फिर ये एट्रीब्यूट एग्जिस्ट ही नहीं करते इसके अंदर। जो पहली ऑप्शन होगी वो ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड हो जाएगी हमारे पास। इसको रिफ्रेश किया तो हमारे पास नीचे आ गया GS। अगर बाय डिफॉल्ट ही कोई कंट्री सेलेक्ट रखना हो तो बाय डिफ़ॉल्ट रखना हो तो उसके लिए हमारे पास एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं सिलेक्टेड। ये सिलेक्ट ये हम जब लगाएंगे इसको रिफ्रेश किया तो हमारे पास जो होगा ना ऑप्शन वो सिलेक्टेड हमारे पास आएगी, बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगी।
तो इस तरीके से हमारे पास एक ना इनपुट के अंदर चीज़ होती है। अक्सर आपने देखा हो इनपुट फील्ड ऐसी होती है जिसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू एंटर की होती है और यूज़र उसको चेंज नहीं कर सकता। अब ये सारी फील्ड्स होती है ना, ये चेंज कर सकते हैं हम सारी, इसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू हम एंटर कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इसके अंदर ये वैल्यू लिखी है लेकिन यूज़र इसको चेंज ना कर सके, तो उसको हम कहते हैं डिसेबल। उसके लिए हमारे पास जैसे ये सिलेक्टेड वाली चीज़ है, इस तरीके से हमारे पास डिसेबल वाली भी आती है। हम क्या करते हैं, ये जो फर्स्ट नेम है ये इसको ईमेल को कर देते हैं, डिसेबल कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिसेबल्ड। ये हमने डिसेबल लिखा, तो इससे क्या हुआ हमारे पास, हमने रिफ्रेश किया, इसका कलर थोड़ा सा डल हो, तो अब यूज़र इसके अंदर फील्ड के अंदर कुछ नहीं एंटर कर सकता। ये फील्ड डिसेबल हो रही है, मतलब मीन्स कि फील्ड शो तो हो रही है लेकिन यूज़र इसके अंदर कोई वैल्यू एंटर नहीं कर सकता। तो इस तरीके से हम इसको डिसेबल भी कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, सेकेंड हमने इसके अंदर सिटी ऐड करने के लिए बना, सिटी हमारे पास सेम जैसे ऊपर बना हुआ है, हमारे पास टैक्स इनपुट है, वो टैक्स इनपुट यूज़ होगी, तो हम सेम उसी तरीके से टैक्स इनपुट लगा लेंगे इसके ऊपर। फील्ड सेट में आके लेबल, इसके लिए है ये सिटी के लिए हमारे पास टाइप इसकी आ जाएगी टैक्स, नेम हमारे पास है सिटी, और प्लेस होल्डर इसके अंदर कुछ नहीं है, एम्प्टी है हमारे पास, क्योंकि पिक्चर के अंदर अगर हम देखें हमारे पास एम्प्टी है, तो हमने एम्प्टी रखना है इसको। तो हम क्या करेंगे, इसको भी एम्प्टी रख दिया, तो ये हमारे पास सिटी आ गई। अब इसके अंदर भी हम लाइन को ब्रेक करके इसको नेक्स्ट लाइन पे ले जाते हैं। हम क्या करते हैं, बी आर को कॉपी करेंगे और इसके नीचे 2 बी आर और यहाँ पे 1 बी आर और इसके नीचे 2 बी आर, इसे हमारा तो डिज़ाइन। अब हमने क्या करना है, चेक बॉक्स एक ऐड करना है, तो ये हमारे पास फुल नेम का बॉक्स आएगा। तो फुल नेम का बॉक्स आप देख रहे हैं, जैसे बाकी इनपुट है उसका साइज़ छोटा है हमारे पास, लेकिन जो बॉक्स है इसका साइज़ हमारे पास ज़्यादा है। तो इसके लिए हमारे पास एक चीज़ यूज़ होती है जिसको हम कहते हैं टैक्स एरिया। हमने टैक्स एरिया एंटर करना है जिसके अंदर यूज़र मल्टीपल चीज़ें एंटर कर सकता है, और इसका एक ऑप्शन होती है हमारे पास, ये देखें इसके एंड पे ना ये एक लाइन शो हो रही है, तो इससे क्या होता है, हम इस टैक्स एरिया का साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। हम यूज़ कर देखे लगा के देखते हैं। हम जाएंगे, सबसे पहले लेबल लगाएंगे, इसके लिए एड्रेस के लिए लगा रहे हैं हम एड्रेस, और यहाँ पे हम लगाएंगे टैक्स एरिया। टैक्स एरिया, इस टैक्स एरिया में हमारे पास जो है ना नहीं क्लोज होगा ये हमारे पास इस तरीके से, और इसमें हमारे पास होती हैं रोज़ और कॉलम्स। रोज़ होती है इसके अंदर, हम क्या करेंगे, रोज़ लगाएंगे और हमने लगा देना कि इसका साइज़ हमने कितना रखना है, यानी कि हाइट हमने कितनी रखनी है, इसके हम लगा देते हैं 5 रोज़ लगा देते हैं। तो इससे क्या होगा हमारे पास, हमने इसको रिफ्रेश किया तो हमारे पास ये 5 जो है ना फील्ड्स आ रहे हैं। इसके अंदर एंड पे भी लाइन्स आ गई, तो इससे क्या कर सकते हैं, हम इसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, यानी कि हमें जितना इसका एरिया चाहिए हम उसका एरिया कर सकते हैं, और इसके अंदर जितना आइटम्स ऐड करना चाहिए, जितना मर्जी का लेंथी ड्रेस ऐड है, क्योंकि आपको होता है ड्रेस किसी का लेंथी होता है, किसी का शॉर्ट होता है, तो हम इसको अपने उस हिसाब से मॉडिफाई करके इसके अंदर जो है ना डेटा सेट कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, इसको ब्रेक लगाते हैं, इससे क्या हुआ, हमारा ब्रेक हो गया, सेम हमारा वो फॉर्मेट उस तरीके बन गया। अब हमारे पास उसमें क्या है, हमारे पास एक न्यू सेक्शन है जिसको कहते हैं अकाउंट प्रेफरेंसेस, तो हमने अकाउंट प्रेफरेंसेस वाला ऐड करना है। अच्छा, ये लेबल में जो 4 है, ये अगर हम नाम दें तो क्या होगा? ना लगे मसला कोई नहीं है, लेकिन हम सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने बताया कि हमें एसईओ करते हैं, अक्सर वेबसाइट हमने पब्लिश करनी होती है, तो ये बेस्ट प्रैक्टिस हमारे पास है कि हमने इसको आइडेंटिफाई किया कि ये लेबल किस इनपुट के फील्ड के लिए, अगर नहीं लगाएंगे तो मसला कोई नहीं होगा, चल जाएगा हमारा कोड। लेकिन हमने क्या करना है, बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करनी है ताकि हमारा जो ब्राउज़र है उसको आइडेंटिफाई करने में आसान होगी ये किस चीज़ के लिए लेबल लगा हुआ है, तो इस तरीके से इसलिए हम यूज़ करते हैं इसको। अब हमने क्या करना है, न्यू एक फील्ड सेट बनाएंगे और इसके अंदर हम लेजेंड लगा देंगे सबसे पहले, अकाउंट प्रेफरेंसेस, और इसमें हमारे पास अब आ रहा है, इसमें हमारे पास स्किल्स की ऑप्शन है। तो स्किल्स आपको पता है हर बंदे के मल्टीपल स्किल्स हो सकती है, तो वो मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता है। तो जब आपने मल्टीपल सेलेक्ट करनी हो तो हम रेडियो नहीं यूज़ करते, तब हम चेक बॉक्स यूज़ करते हैं। हमने यहाँ पे चेक बॉक्स लगाना है, हम क्या करते हैं ऊपर से कॉपी कर लेते हैं ये वाला, क्योंकि ये काम सेम उसी तरीके से रिपीट होगा। हमने इसको कॉपी किया और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया और सिर्फ इसकी टाइप चेंज कर देनी है। जब आपने सिंगल सेलेक्ट करना हो तो रेडियो यूज़ करते हैं, जब आपने मल्टीपल सेलेक्ट करनी है तो आपने इसकी टाइप चेंज करके चेक बॉक्स कर देनी है। हम क्या करें, इसी टाइप की चेक बॉक्स कर देंगे, और अब इसके केस में हमने इसकी वैल्यू डिफरेंट रखनी है। अब हम रखेंगे HTML,
यहाँ पे भी हम HTML रख देंगे और यहाँ पे हम रख देंगे स्किल्स, और यहाँ पे भी हो जाएगा स्किल्स। ये हमारे पास आ गया HTML, यहाँ पे हमारे पास हो गया CSS, इस तरीके से हम एक न्यू भी ऐड कर लेते हैं जावास्क्रिप्ट के लिए भी। इसको हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और इसके नीचे पेस्ट कर देंगे JS जावास्क्रिप्ट। इसको सेव किया, हम रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन आ गई। इसमें हम क्या करते हैं, मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम तो आपको पता स्किल्स डिफरेंट हो सकती हैं, हर बंदे के पास मल्टीपल स्किल्स हो सकते हैं, तो मल्टीपल के लिए हम ये मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं चेक बॉक्स के इसमें। अब हमारा आ जाएगा, सर स्क्रीन फ्रीज हो रही है हमारी तरफ से, अब ठीक शो हो रही है? फ्रीज हो रही है सर। कब मैं एक मिनट दोबारा शेयर करता हूँ स्क्रीन। अब शो हो रही है ठीक? जी सर फिलहाल तो सही हो रही है सर। गूगल से अच्छा जूम पे कर लिया करें। जूम पे उसकी ना लिमिट है 40 मिनट की, 40 मिनट से ज़्यादा वीडियो जो है ना मीटिंग नहीं ले सकते। लेकिन ये मीट की जो है इसकी लिमिट ज़्यादा है, इसकी भी वैसे 1 घंटे की है, लेकिन मेरे पास दूसरा अकाउंट है प्रो वाला, तो उसे हम जितनी मर्जी चाहे ले सकते हैं। लेकिन जो जूम की है वो सिर्फ 40 मिनट की होती है, 40 मिनट से ज़्यादा मीटिंग नहीं ले सकते उसके ऊपर। तो बार बार हमें लिंक चेंज करना पड़ेगा, बार बार मीटिंग जो है ना रीज्वाइन करनी पड़ेगी। इसको हम करते हैं, इसको एक्चुअल साइज ठीक है। इसमें हम कस्टम सेट कर सकते हैं रूल, जैसे सपोज ये ड्रॉप डाउन है, ये जो ड्रॉप डाउन है इसमें हम कहते हैं कि हमने कस्टम करके जो है ड्रॉप डाउन कर रहे हैं, ड्रॉप अप जाएगी ऊपर की तरफ खुले। वो भी आई थिंक उसके लिए हमें सेट करना पड़ेगा, जावास्क्रिप्ट लगानी पड़ेगी। CSS में भी शायद थोड़ी जो ऑप्शन होती है उसके लिए हम इसके ना साइज चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो ड्रॉप डाउन होती है ये हो जाती है वैसे चेंज। डाउन हो रही है हाँ ऊपर उसके लिए ना थोड़ा सा उसकी सेटिंग करनी पड़ती है। CS और जावास्क्रिप्ट दोनों यूज़ होती है उसके लिए, तो वो हो जाए डायरेक्शन चेंज हो जाती है इसकी, वो हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं। अब हमने रखना है ये एक्सपीरियंस लेवल, तो एक्सपीरियंस लेवल के लिए हम क्या करेंगे, हमने एक न्यू लेबल लगाएंगे सबसे पहले। लेबल ये हमारे पास किस लिए, फॉर एक्सपीरियंस ठीक है। और हमने क्या करना है, न्यू इनपुट फील्ड यूज़ करनी है, और इसको हम इनपुट फील्ड को कहते हैं रेंज। तो ये हमारी इसकी टाइप होगी रेंज, टाइप रेंज। इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास ये रेंज आ गई। तो रेंज में से आप क्या कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट कर सकते हैं ठीक है। तो ये हमारे पास एक रेंज होगी। हम इसके लिए भी सबसे पहले लगा लेते हैं, और यहाँ पे भी लगते हैं। तो ये हमारा रेंज होगी ठीक है। अब हमने क्या करना है, लास्ट चीज़ हमारे पास है अपलोड प्रोफाइल पिक्चर। आपने जब फॉर्म बनाते हैं यूज़र प्रोफाइल पिक्चर भी अपलोड कर सकते हैं। रेंज की डाटा टाइप की होती है, ये डिटेल होती है या फिर इसमें टेक्स्ट में, इसमें आई थिंक नंबर्स होते हैं। नंबर्स होते हैं। हाँ इसमें अपना हमारे पास एट्रीब्यूट होता है डिफरेंट, एक उसको कहते हैं मिन मैक्स। हाँ वो मिनिमम सेट कर सकते हैं, मिनिमम इसकी रेंज क्या होगी और मैक्सिमम रेंज क्या होगी। उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे लगाना है मिनिमम सेट कर देनी है, और मैक्स लिख के यहाँ पे मैक्सिमम सेट कर देनी है। तो ये क्या होगा, वो मिनिमम और मैक्सिमम के दरमियान आएगा। ये हमारी इसकी डाटा टाइप जो है ना नंबर्स के दरमियान ही होगी। अब हमने ऐड करनी है कि यूज़र अपनी प्रोफाइल पिक्चर भी अपलोड कर सकते। हमने बॉर्डर लगाया, लेबल फॉर हम कहते हैं पिक्चर प्रोफाइल पिक्चर इनपुट। और यहाँ पे इसकी टाइप जो होती है ना वो हमेशा फाइल होती है। जब हमने फाइल सेलेक्ट करनी है कोई भी तो उसकी टाइप हमने रख देनी फाइल। तो इतना काम करेंगे, तो इसको रिफ्रेश किया तो ये क्या करेगा, हमारी इस तरह का एक बॉक्स बना देगा, यानी कि चूज़ फाइल वाला। जब आप चूज़ फाइल वाले पे क्लिक करेंगे तो वो क्या करेगा, आपके सिस्टम को ओपन कर देगा। यहाँ से आप कोई भी फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर डाउनलोड्स पे जाते हैं, तो यहाँ से हम ये वाली पिक्चर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे मैंने पिक्चर सेलेक्ट की उसने क्या किया, यहाँ पे ऐड कर दिया कि आपने ये वाली पिक्चर सेलेक्ट की हुई है। तो
तो इस तरीके से हम पिक्चर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हमारा फॉर्म कंप्लीट हो गया है। तो इसमें क्या है, उसने फॉर्म के ऊपर ना थोड़ा सा हेडर भी दिया हुआ है, तो हम भी एक हेडर लगा लेते हैं। इसके लिए वैलिडेशन उस पे जावास्क्रिप्ट पे लगेगी कि जो है पीडीएफ होनी चाहिए या हाँ, फिर जो है नहीं वो HTML में लग जाती है। इसके लिए इसकी होगी हमारे पास वैल्यू टाइप उसकी देखनी पड़ेगी, लेकिन लग जाती है यहाँ से भी। अगर हमने पीडीएफ सेलेक्ट करनी है या फिर जो HTML है इमेज फाइल इनपुट फाइल वैलिडेशन, ये एक्सेप्ट की। तो यहाँ पे हम क्या करें, इसको बता सकते हैं हमने क्या क्या चीज़ें सेलेक्ट करनी है। तो उन्होंने बताया इमेज होनी PNG वाली इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं और JPG वाली सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपनी इमेज लगा सकते हैं कि सिर्फ PDF सेलेक्ट करें या JPEG वाली इमेज सेलेक्ट करें या GIF वाली करें या SVG करें। तो आप इसके अंदर कोई भी रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। तो ये एक्सेप्ट वाला एट्रीब्यूट हमारे पास यूज़ होगा, इसके अंदर आप लगा सकते हैं कोई भी इसके अंदर। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा हेडर भी ऐड कर देते हैं। तो हमने क्या करना है सबसे ऊपर आएंगे फॉर्म के, ये हमारा फॉर्म है, फॉर्म के ऊपर हम हेडर ऐड करेंगे। हेडर के लिए मैंने बताया कि हमने हेडर वाला टैग यूज़ करना है। इसमें हमारे पास सबसे पहले हम एक H1 लगा लेते हैं हेडिंग के लिए, और हेडिंग में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, यूज़र रजिस्ट्रेशन, यूज़र रजिस्ट्रेशन, और एक पैराग्राफ लगा लेते हैं। पैराग्राफ में लिखा हुआ है प्लीज़ फिल द फॉर्म बिलो टू क्रिएट एन अकाउंट, प्लीज़ फिल द फॉर्म टू, ये हमने हेडर ऐड कर दिया। रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारे पास ऊपर हेडर भी आ गया। इस तरीके से हम क्या करें, नीचे के फूटर भी ऐड कर लेते हैं। तो फूटर में हम लिख देंगे, आपको होता है कि फूटर में मैंने कल चीज़ बताई थी, हमारे पास एक होती है जिसको हम कहते हैं कॉपीराइट वाला। तो कॉपीराइट के लिए हमारे पास ना हमने टैक्स लिखा होता है, ये हमारे पास इसके राइट से हैं या नहीं वेबसाइट के, और ये वेबसाइट किसने क्रिएट की है। तो कॉपीराइट के लिए कॉपीराइट का सिंबल आता है हमारे पास। तो वो सिंबल अगर लगाना हो कोडिंग के थ्रू तो हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं एंड COPY, कॉपी लिखे आगे ये कोलन लगेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारे पास वो कॉपी वाला सिंबल आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ऑल राइट्स रिजर्व 2026, हमने ये भी साल लिखना होता है। तो इतना काम किया, पेज को रिफ्रेश किया, तो इसने क्या किया, वो कॉपीराइट वाला सिंबल भी लगा दिया हमारे पास, और नीचे वो भी लगा दिया हमारे पास, जो टैक्स हमने वो भी आ गया। अब आपने एक चीज़ और याद रखनी है, मैंने कल बताया था कि हमने जब भी बनाना है कोई सेक्शन, तो हमने उसको सेक्शन के अंदर रैप करना है। तो हमारे पास क्या होता है, मेन हेडर हो गया, उसके बाद हमारे पास उसके अंदर सेक्शंस आती हैं, और सेक्शन के बाद एंड पे हमारे पास फुटर आता है। तो आपने क्या करना है, जितने भी सेक्शन है ना उनको भी रैप करना है आपने। जैसे हमने हेडर को हेडर के अंदर रैप किया, फुटर को फुटर के अंदर रैप किया, और जितने भी सेक्शन होंगे उनको सेक्शंस के अंदर रैप करना है। और साथ एक क्या करना है, हमने एक मेन वाला टैग भी बनाना है। मेन लिखे हमने मेन, और इसके अंदर जो है ना सारा अपना कंटेंट रखना है। तो इससे क्या होगा, हमारे जो SEO के लिए वेब ब्राउज़र को आइडेंटिफाई करना आसान होगा कि हमारे पास हेडर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मेन एरिया कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और फुटर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और जितने भी सेक्शन होंगे सारे हमारे मेन एरिया के अंदर आएंगे। हमने मेन वाला टैग बना दिया, इसके अंदर सारे सेक्शंस के टैग बनेंगे, उसके अंदर हर सेक्शन के अंदर हमने काम करते हैं। तो ये हमारी SEO की टेक्निक्स भी होती हैं ताकि हमारा जो है ना वेबसाइट अच्छे से रैंक कर सके। तो आपने इन चीज़ों को साथ साथ फॉलो करना है। तो ये हो गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, आपको पता है हर फॉर्म के नीचे बटन भी होते हैं, तो हमने इसके नीचे बटन भी लगाने हैं। तो हम क्या करेंगे, फॉर्म के एंड पे आके जहाँ पे हमारी फीड्स खत्म हो रही हैं यहाँ पे हम बटन से लगा देंगे बटन, और बटन की टाइप हम रख देंगे सबमिट। बटन की भी ना टाइप्स होती है हमारे पास, रीसेट की टाइप होती है, सबमिट की होती है। इस तरीके से ना हम दोनों टाइप रख सकते हैं। तो हमने रखना है कि जब फॉर्म जो है ना फॉर्म की फंक्शनलिटी मेन ये होती है कि वो हमेशा सबमिट होता है। तो आपने उसकी टाइप जो है ना बटन की सबमिट रखनी है, सबमिट, और यहाँ पे इसका टेक्स्ट लिख देंगे सबमिट। इस तरीके से हम एक और बटन ऐड कर सकते हैं जिसको हम कह सकते हैं रीसेट, सेट, और इसकी टाइप हमारे पास होगी रीसेट। तो ये क्या करें, इस पर क्लिक करें तो हमारे पूरे फॉर्म को एम्प्टी कर देगा। ठीक है, ये इतना काम किया, पेज को रिफ्रेश किया, उसने क्या किया, हमारे पास नीचे दो बटन ऐड कर दिए। अब जैसे ही हम सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे हमारे पेज को रिफ्रेश करेगा, और ये उसने क्या किया, हमारे पास जितनी भी फील्ड्स हमने एंटर की हुई इस तरह वो सारी हमने ये इसके कंसोल इसके अंदर हमारे पास लिस्ट के अंदर, मैं इसको रिमूव करके दोबारा करता हूँ। अभी हमारे पास ये एम्प्टी है, यानी कि हमारे पास सिर्फ फाइल तक का लिंक आ रहा है, इससे आगे कोई लिंक नहीं आ रहा।
लेकिन मैं जैसे ही सबमिट वाले बटन पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास ऊपर ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब ये कहाँ से आ रही हैं, हमने हर फील्ड को एक नेम असाइन किया हुआ है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर, पासवर्ड और DOB सिटी, हर नेम को, हर किसी फील्ड को नेम असाइन किया हुआ है। तो वो क्या हो रहा है, हमारे पास ऊपर हर फील्ड का नेम शो हो रहा है। तो ये किस लिए शो हो रहा है, मैंने बताया हमारे पास फॉर्म के जो है ना सबमिशन के 2 मेथड होते हैं, एक गेट का मेथड होता है, एक पोस्ट का मेथड होता है। जब आप कोई मेथड नहीं सिलेक्ट करते तो बाय डिफॉल्ट हमारा गेट का मेथड होता है। जो गेट का मेथड होता है उसमें क्या होता है, हमारे पास ये सारी डिटेल ऊपर शो हो जाती है। तो लेकिन ये अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि जब आप फॉर्म को सबमिट करेंगे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन ऊपर शो हो जाएगी। इसमें आपने पासवर्ड एंटर किया है, पासवर्ड जो है ना आपका शो होगा इधर, तो कोई भी आपके यहाँ से कॉपी कर सकता है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, फॉर्म की जो है ना टाइप मेथड जो टाइप होती है उसको हमने चेंज करके पोस्ट रख देना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे ऊपर आएंगे, इसकी टाइप यहाँ से रखेंगे पोस्ट, हम इसको सेव किया, रिफ्रेश किया, यहाँ से एक दफ़ा इसको दोबारा क्लियर करते हैं, रिफ्रेश किया, अब हमारा क्लियर हो गया। अब मैं फॉर्म को सबमिट करूँगा तो मेरे पास डिटेल जो है ना ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि हमने इसकी टाइप चेंज कर दी सबमिशन की। अब हम क्या करें, इसके अंदर डाटा एंटर करके देखते हैं। हमने डाटा कुछ एंटर किया, अब हमने क्या करना है, इसको रीसेट करेंगे। जैसे मैं रीसेट वाला बटन प्रेस करूँगा क्या करेंगे, सारी फील्ड्स को एम्प्टी कर देगा हमारे। तो ये हमारा रीसेट का काम होता है। और इसी तरीके से हम अगर रिस्ट्रिक्शन लगाना चाह रहे हैं कि हम जैसे सबमिट को बटन को प्रेस करेंगे ना, वो हमें मैसेज दिया कि सबसे पहले ये हमारे पास फील्ड्स हैं रिक्वायर्ड है। आपने देखा कुछ फील्ड्स हमारे पास रिक्वायर्ड होती हैं, कुछ ऑप्शनल होती हैं। तो रिक्वायर्ड फील्ड्स हमारे पास लाजमी हमने फिल करनी होती है, लेकिन अभी हमारे पास कोई भी फील्ड रिक्वायर्ड नहीं है, हमने किसी को रिक्वायर्ड रखा नहीं हो। तो जैसे सबमिट करेंगे फॉर्म सबमिट हो जाएगा। लेकिन अगर हम फील्ड्स को रिक्वायर्ड रख देंगे तो जब तक हम फील्ड्स को फिल नहीं करेंगे हमारे पास फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो हमने ये रिस्ट्रिक्शन भी लगानी है। तो हमारे पास जो होते हैं ना, फर्स्ट नेम, पासवर्ड और ईमेल की फील्ड जो है ना ज़्यादा तौर से जो है रिक्वायर्ड होती हैं। हमने डिसेबल वाले को ख़त्म करते हैं अभी। जैसे हमने डिसेबल वाला कीवर्ड यूज़ किया था, इसी तरीके से हमने कीवर्ड यूज़ करते हैं रिक्वायर्ड। ये हमारे पास आ गया रिक्वायर्ड का, मैं इसको इधर मूव करता हूँ। तो हमने क्या करना है, जिस फील्ड को रिक्वायर्ड रखना है उसके आगे हम लिख देंगे रिक्वायर्ड। ईमेल भी हमें चाहिए, रिक्वायर्ड है, मैं इसको भी रिक्वायर्ड कर दूँगा। और इसी तरीके से हम फ़ोन नंबर को भी रिक्वायर्ड, फ़ोन नंबर आपको पता ऑप्शनल होता है, वो ज़रा पासवर्ड को हम रिक्वायर्ड कर देते हैं। मैंने रिक्वायर्ड किया, हमारी फाइल सेव हो गया ऑटोमेटिकली। इसको मूव किया, अब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा, इसको रिफ़्रेश किया एक दफ़ा, यहाँ से कर देते हैं, ठीक है। अब पेज रिफ़्रेश किया, तो अब मैं सबमिट का बटन प्रेस करूँगा तो वो क्या करेगा, मुझे एक मैसेज शो करेगा कि ये फील्ड मेरे पास रिक्वायर्ड है, अच्छा प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। तो ये जब रिक्वायर्ड करेंगे तब ये शो कराएगा। अब मैं इस फील्ड को फिल कर देता हूँ, अब सबमिट करता हूँ तो अब दूसरी फील्ड के ऊपर शो करवा देगा कि अभी ये फील्ड भी रिक्वायर्ड है। मैं इसके अंदर भी कुछ डाटा एंटर कर देता हूँ, फिर सबमिट करूँगा तो क्या, अगर आप तीसरी फील्ड पे मैंने रिक्वायर्ड लगाया हुआ तो तीसरी फील्ड पे भी रिस्ट्रिक्शन लगा दी उसने। मैंने डाटा एंटर किया, अब सबमिट करूँगा तो दोबारा उसी फील्ड पे लगा रहा है। उसी फील्ड पे क्यों लगा रहा है, हमने इसकी फील्ड रखी हुई जो टाइप थी ईमेल रखी हुई थी, तो ईमेल में हमेशा उसने @ लाजमी ऐड करना होता है। तो @ ऐड करेंगे, उसके बाद gmail.com। अब ये लिखा है तो अब ये हमारी वैलिडेशन कंप्लीट हुई है। अब सबमिट करेंगे, अभी भी नहीं होगा क्योंकि हमने पासवर्ड भी की फील्ड भी रिक्वायर्ड रखी हुई है, तो हम पासवर्ड एंटर करेंगे इसके अंदर। अब इसको सबमिट करेंगे तो हमारा ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और अब हमारे पास डाटा ऊपर भी नहीं आ रहा, फॉर्म भी सबमिट हो गया और हमारे पास काम है। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि जो है हमने अगर 3 फील्ड भी हमने फिल की हैं तो अगर सबमिट का बटन दबाते हैं, अभी तो जो है एक दफ़ा सबमिट दबाया, फिर उसने जो है पहली फील्ड को जो है उसने कहा है कि रीफिल करें। हाँ जी, तो इस तरह हो सकता है कि जो है इकट्ठी 3 से 4 फील्ड्स को एक कह दे, वजह से स्टैटिक का साइन आ जाता है रेड कलर का अक्सर। वो उसके लिए फिर आपको जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लगानी पड़ेगी। उसमें क्या होता है कि हमारे ना जावास्क्रिप्ट लगाएंगे, उसके अंदर हमारे पास होते हैं हैंडल्स होती हैं। हमारे पास जैसे मैंने बताया कि हमारे पास फॉर्म की फंक्शनलिटी कि ये हमेशा सबमिट होता है, तो ये इसका हैंडलर है, इसको कहते हैं इवेंट लिस्टनर्स। तो इसका इवेंट है ये कि इसने सबमिट होना है। इसी तरीके से हमारे पास बटन का इवेंट होता है, इसने क्लिक का, यानी कि बटन ने हमेशा क्लिक होना होता है, तो बटन के ऊपर हम क्लिक का लगाते हैं। इस तरीके से हमारे पास इनपुट जो फील्ड होती है इसका हमेशा जो है ना फॉर्मेट होता है कि इसने हमेशा चेंज होना होता है, यानी कि इसके अंदर वैल्यू चेंज होती है। तो ये इसका इवेंट है चेंज का। तो हम क्या कहते हैं, बटन के ऊपर वो फंक्शन बनाते हैं, उसको जावास्क्रिप्ट में चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं फंक्शंस। तो हम फंक्शन बनाते हैं और इवेंट बनाते हैं उसके साथ, फंक्शन के साथ, उसके बटन के ऊपर लगाते हैं कि जैसे बटन का इवेंट ट्रिगर होगा तो उसी टाइम सारी वैलिडेशन चल जाती है एट ए टाइम ही। अभी हमारे पास ये 1 बाय 1 चलेगी, तो उसमें क्या होगा, जैसे हमारा बटन सबमिट होगा वो सारी वैलिडेशन एट ए टाइम चलेगी, तो सारों के ऊपर स्टैटिक वाला साइन जिस पे लगा होगा वो साथ नीचे उसका एरर मैसेज शो करवा देगा। लेकिन HTML के अंदर 1 बाय 1 नहीं चलेगी, क्योंकि HTML में हमारे पास ऑप्शन आए स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो बाकी जो जितनी भी वैलिडेशन वगैरह लगानी है वो हमने सारे उसको ना क्या कहते हैं जावास्क्रिप्ट पर यूज़ करके लगाएंगे। तो ये हमारा फॉर्म यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। अब हमारे पास जो लास्ट चीज़ HTML में रह गई है वो है टेबल्स, कि हम HTML के अंदर टेबल कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक न्यू फाइल बना लेते हैं। एक दफ़ा हम साइड पे एक न्यू फाइल बनाएंगे, उसका नाम रख देंगे table.html।
आप चाहें तो एक फ़ाइल के अंदर भी काम कर सकते हैं, लेकिन मैंने बताया कि एक फ़ाइल के अंदर जब हम ज़्यादा कोड लिखते हैं ना, तो उससे क्या होता है, हमारी फ़ाइल ना काफ़ी लेंथी हो जाती है, तो हमें कोड रीड करना मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या कहते हैं, जो हमारे पार्ट्स होते हैं ना, जो स्पेसिफिक पार्ट है, जैसे फॉर्म का स्पेसिफिक पार्ट है, फॉर्म से रिलेटेड ही है, फॉर्म के लिए हमने सेपरेट फाइल बना ली। इसी तरीके से हमारे पास टेबल्स का ये स्पेसिफिक पार्ट है, इसमें से टेबल का कंटेंट होगा, तो टेबल के लिए हमने सेपरेट फाइल बना ली। अब हम क्या करें, इसका बेसिक कंटेंट लिखेंगे। अब एक शॉर्टकट की भी बता देता हूँ आपको। पहले क्या होता था, मैंने बताया कि HTML का हमें बेसिक स्ट्रक्चर ना जो लाजमी लिखना पड़ता है, तो उसमें क्या होता है, हमें सारा मैनुअली टाइप करना पड़ता है। लेकिन जो VS कोड है, इसके अंदर एक फंक्शनैलिटी है जिसको हम कहते हैं शिफ्ट और 1। ये बटन प्रेस करेंगे, हमारे पास ये सिंबल आ जाएगा। तो जैसे मैं इस सिंबल को प्रेस करके एंटर प्रेस करूँगा, हमारे पास ऑटोमेटिकली सारा जो है ना, जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ऑटोमेटिकली लिखा आ जाएगा। ठीक है। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी हैं। हम क्या कर रहे थे, हमने यहाँ पे चीज़ें यूज़ की थी, सिर्फ टाइप लिखी थी, HTML लिखा था, हेड लगाया था, हेड के अंदर सिर्फ टाइटल लिखा था। लेकिन इसके अंदर ना कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी आती हैं जिसको हम कहते हैं मेटा टैग। हम मेटा टैग भी क्या होते हैं, जब हमारी जो SEO होती है, जिसमें हमारे पास वेबसाइट को जब पब्लिश करते हैं, उसमें SEO में ये चीज़ें हमारे पास जो है ना रिक्वायर्ड होती है कि हमने मेटा टैग्स यूज़ करने होते हैं। तो सबसे पहला जो मेटा टैग है, इसमें हमारे पास लिखा है कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर सेट है UT8। ये हमारे पास एक फॉर्मेट है कि हमने जो टेक्स्ट लिखने हैं किस फॉर्मेट में। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट सेट होता है वो UTF-8 होता है कि इस फॉर्मेट के अंदर हम टेक्स्ट लिख रहे हैं। दूसरा होता है हमारे पास व्यू पॉइंट। ये हमने दूसरा मेटा टैग यूज़ किया है। इसके अंदर हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं व्यू पॉइंट्स की। व्यू पॉइंट कहते हैं हमारी जो स्क्रीन है ना, इसकी रेजोल्यूशन होती है, इसमें हमारे पास जो ना विड्थ, हाइट, कंटेंट वाली ये सारी चीज़ें इसके अंदर यूज़ होती हैं। तो ये दो चीज़ें भी आपने ना मेटा टैग के अंदर लाजमी लगानी होती है। और एक उसके साथ जब HTML वाला टैग लगाया, इसमें हमने लैंग्वेज बतानी होती है कि हम जो कोड करें वो किस लैंग्वेज के अंदर कर रहे हैं। तो हम इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ज़्यादातर कुछ चीज़ें लिख रहे होते हैं, तो हमने इसकी लैंग्वेज भी बतानी होती है। तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। ये आपने जब भी कोई फाइल बनानी है उसके अंदर ये इतना लाजमी काम करना है। तो पहले हमें मैनुअली करना पड़ा था, अब हम वो जो जिसको कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, वो दबा के आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये सारी तरह कोड हमारा लिखा है। तो हर फाइल में ये कोड आपने लाजमी लिखना है। अब हम आगे टेबल्स पे। टेबल बनाने के लिए हमें क्या करना है, जैसे हमारे पास मैंने बताया कि हर काम के लिए कोई ना कोई टैग होता है, इस तरीके से टेबल बनाने के लिए हमारे पास टेबल का टैग होता है। तो हमने क्या करना है, एक टेबल वाला टैग बनाना है, टेबल, और इसको ओपन किया, क्लोज किया। ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस फाइल को लिंक कर लेते हैं कि हमारे पास जो इंडेक्स वाली फाइल के अंदर है, वहाँ पे हमने इसको क्लिक करके इस फाइल के ऊपर जा सकें। तो जैसे हमने फॉर्म वाली बनाई थी फाइल, इसी तरीके से हम क्या करते हैं, एक न्यू LI ऐड करेंगे लिस्ट इसके अंदर। यहाँ पे A वाला टैग लगाएंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे टेबल। और टेबल के लिए हमें क्या बताया, href बताना पड़ेगा क्योंकि हमने उस फाइल के ऊपर जाना है, href, और इसके अंदर हमने उस फाइल का लिंक देना है। मैंने बताया था कि फाइल का लिंक ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, डॉट/ करेंगे तो वो हमारे फोल्डर को एक्सेस करेगा, उसके अंदर जितनी फाइल होगी सारी शो करवा देगा। तो हमें यहाँ से चाहिए टेबल वाली फाइल, तो हम table.html पे क्लिक करेंगे तो हमारी फाइल सेलेक्ट होगी। तो हम अपनी वेबसाइट पे जाते हैं, पेज को रिफ्रेश किया तो फॉर्म की फंक्शनैलिटी एक होती है ना, अगर इसको आप ना एक दफ़ा सबमिट कर दिया ना, पेज को रिफ्रेश करेंगे तो वो बार बार पूछेगा कि आप इसको रिफ्रेश करना चाहते हैं। तो उसका एक ऑप्शन होता है कि आप यहाँ से क्लिक करके ना यहाँ पे इसको करेंगे तो वो फॉर्म, अब इसको रिफ्रेश करेंगे हमारे पास ऑप्शन नहीं आएगी, क्योंकि फॉर्म ने सबमिट होना तो बार बार वो उसको ना कैशे कर लेता है। हमारे पास ना ब्राउज़र के अंदर एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं कैश करना। तो क्या होता है, थोड़ी देर के लिए हमारे डाटा को स्टोर करके रखता है, तो वो अगर रिफ्रेश करने की कोशिश करें वो करने नहीं देगा क्योंकि उसके हमारा डाटा पहले से मौजूद होता है। तो हम यहाँ से क्लिक करके उसको हार्ड रीसेट कर देते हैं। अब हमें चाहिए, हमने बैक को जाना है उस फाइल पे, हम यहाँ पे क्लिक करके या यहाँ से भी जा सकते हैं, या अगर जाए तो अपने फ़ोल्डर से भी जा सकते हैं। अपने फ़ोल्डर पे जाएंगे तो हमें उस फोल्डर को ट्रैक करना पड़ेगा, उस डबल क्लिक करेंगे फाइल हमारी ओपन हो जाएगी। तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ। हमारी इस फाइल का नाम था index.html, एंटर किया तो हम उस फाइल पे आ गए। तो यहाँ पे हमने वो टेबल वाला ऐड किया है, तो जैसे टेबल वाले पे क्लिक करेंगे वो टेबल वाली फाइल पे चला जाएगा हमारे पास। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, टेबल बनाना सीखते हैं। तो टेबल पे आए तो टेबल के अंदर हमारे पास ना दो चीज़ें होती हैं, दो नहीं तीन चीज़ें होंगी। सबसे पहले हमारे पास टेबल का हेड होता है, फिर टेबल की बॉडी होती है, और फिर टेबल का फुटर होता है। जैसे हमारे पास किसी भी वेबसाइट का हेड, फुटर और मेन एरिया होता है, इसी तरीके से हमारे पास टेबल का हेड भी होता है, टेबल का फुटर होता है और टेबल की मेन बॉडी होती है। तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, टेबल का हेड लगाना है। तो टेबल के हेड के लिए, जैसे वेबसाइट के हेड के लिए हमारे पास हेडर का टैग होता है, इसी तरीके से हमारे पास टेबल के हेडर के लिए टी हेड होता है। तो हमने क्या करना है, टी हेड वाला टैग यूज़ करना है, टी हेड। तो ये लगाया, आपके पास टेबल हेड लग जाएगा। अब आपको पता है कि हमारे पास टेबल्स के अंदर एक चीज़ जो है ना, टेबल का फॉर्मेट होता है कि उसमें रोज़ एंड कॉलम्स होते हैं। तो हमने क्या करना है, रोज़ एंड कॉलम्स बनाने होते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होती है, रो चाहिए होती है। और टेबल के जो हेड होता है इसके अंदर सिर्फ एक ही रो हम ऐड करते हैं, मल्टीपल हो सकती है, लेकिन अब जो है ना, जो हमारे पास अच्छे टेबल जो है, यानी कि टेबल के अंदर सिर्फ एक ही रो ऐड की जाती है। तो हमने क्या करना है, रो ऐड करनी है। तो रो ऐड करने के लिए हमारे पास टेबल रो की जो है ना टैग होता है, जिसको हम कहते हैं TR।
तो हमने टी आर लिखना है। इसके अंदर हम जितने मर्जी चाहे कॉलम भी बना सकते हैं। रोज़ हमने टी हेड के अंदर हमने सिर्फ एक रो बनानी है, इसके अंदर कॉलम हम अपनी मर्जी से जितनी मर्जी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम बनाना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो स्टूडेंट की आपको पता है एक आईडी होगी, तो उसके लिए हम क्या करना है, टी कॉलम ऐड करना है। तो कॉलम के लिए हमारे पास थोड़ा सा इसमें डिफरेंट चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं टी डी। तो हमने टी डी ऐड करेंगे तो ये टेबल का कॉलम बनाएगा हमारे पास। तो टी डी ऐड किया, इसमें हम लिख देते हैं कि हमारे पास स्टूडेंट की आईडी होगी, फिर एक टी डी ऐड किया, उसमें स्टूडेंट का नेम होगा, उसके बाद टी डी ऐड किया, उसमें स्टूडेंट की ईमेल होगी हमारे पास, टी डी ऐड किया, उसमें यूज़र का एज होगी। तो ये 4 चीज़ें भी रख लेते हैं। तो ये हमारे पास टी हेड कंप्लीट हो गया। अब इसको देखते हैं कि हमारे पास इसका रिस्पॉन्स कैसे शो होना है। मैं इसको पेज को रिफ्रेश किया तो उसने इस तरीके से हमारे पास टेबल बनाया। तो अभी ये देखने से लग ही नहीं रहा हमारे पास टेबल है या नहीं। तो इसके लिए हमारे पास हम थोड़ा सा स्टाइल इसके अंदर टेबल पे हमारे पास HTML के अंदर ऑप्शन होती है कि हम टेबल को थोड़ा सा स्टाइल कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर टेबल के जो है ना ओपनिंग टैग के अंदर आएंगे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होती है हमारे पास एट्रीब्यूट होता है जिसको हम कहते हैं बॉर्डर। अपने बॉर्डर लगाना है और यहाँ पे बताना होता है कि हमें कितने पिक्सल का बॉर्डर चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 1। जैसे 1 एंटर करेंगे, पेज को रिफ्रेश करेंगे, क्या करेंगे, इसका साइड पे बॉर्डर लगा देगा। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास एक ऑप्शन होती है सेल पैडिंग। ये एक हमारे पास एक एट्रीब्यूट है, ये क्या करता है, इसके अंदर हम लिखेंगे ना 10, तो ये क्या होगा 10 पिक्सल की पैडिंग देगा। पैडिंग क्या होती है, स्पेस होती है जो कि इनर साइड पे ऐड की जाती है। हम इसको जैसे रिफ्रेश किया तो उससे क्या किया, टेबल के जो कॉलम्स हैं उनको अंदर वाली साइड से जो है ना जो है उसको स्पेस दे दी है। अब हम चाहते हैं कि टेबल के जो है ना बाहर, हर कॉलम के बाहर भी स्पेस है। अब ये बाहर में थोड़ी थोड़ी स्पेस आ रही है हर कॉलम के सेंटर में, हम इसको जो है ना स्पेस को भी इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो है ना एट्रीब्यूट होगा टी स्पेसिंग। यहाँ पे अगर हम 0 करेंगे तो क्या होगा, उसको बिल्कुल साथ लगा देगा। अभी उसने क्या किया, बिल्कुल सेंटर में लगाते हैं। तो हमारे पास इस तरह का फॉर्मेट ज़्यादा यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर स्पेस ज़्यादा ऐड करना चाहिए, अब यहाँ पे 10 लिखेंगे तो क्या करें 10 पिक्सल की स्पेस देते हैं। लेकिन हम क्या करें, इसको 0 कर देते हैं ताकि एक साथ लगे। उसके बाद हमारे पास एक चीज़ होती है, अभी ये ना सिर्फ इसकी विड्थ इतनी सी शो हो रही है, हम चाहते हैं कि फुल विड्थ पे शो, पूरी स्क्रीन पे हमारे पास शो हो। तो जैसे हमने इमेज के अंदर विड्थ लगाई थी, इस तरीके से हम बॉर्डर के अंदर भी विड्थ लगा सकते हैं। और यहाँ पे हमने बताना होता है 100। जैसे हमने 100 लिखा, इसको रिफ्रेश किया तो इसने कुछ नहीं किया। हमने क्या करना है 100% लिखना है इसके साथ, ये परसेंट वाला साइन भी इसके साथ लगाए। अब इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये फुल विड्थ पे चला गया हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या हुआ, टेबल का हेड ऐड हो गया। अब हमें टेबल की बॉडी बनानी है। अब हम क्या करें, जहाँ पे टेबल हेड हमारा स्टार्ट हो एंड हो रहा है ना, इसके बिल्कुल नीचे आएंगे टी हेड से, तो यहाँ पे आके न्यू चीज़ ऐड करेंगे जिसको कहते हैं टी बॉडी। और बॉडी के अंदर हम जितनी मर्जी चाहे रोज़ बना सकते हैं। ठीक है, हम इसके अंदर एक रो बनाते हैं एक दफ़ा TR, और इसमें एक यूज़र का एंटर TD बनाया, क्योंकि इसके अंदर और कॉलम्स उतने बनाने जितने हमारे टी हेड के अंदर कॉलम होते हैं। टी हेड के अंदर हमारे पास 4 कॉलम्स हैं, तो हमने टी जो बॉडी है इसके अंदर भी 4 कॉलम बनाने हैं। अब बॉडी के अंदर हमने क्या करना है, यूज़र का डाटा इंसर्ट करना है। तो हम क्या करते हैं, यूज़र का डाटा इंसर्ट करते हैं। इसकी ID फॉर एग्जांपल 1 है, और इसका जो है ना नेम हमारे पास है अली है। इस तरीके से TD अगर नेक्स्ट लगाएंगे, और ईमेल हम लगा देते हैं ali@gmail.com, और एज हम लिख देते हैं 20। तो ये हमें क्या हुआ, एक यूज़र का डाटा है। जैसे मैं जीरो रिफ्रेश करूँगा तो उसने क्या कि एक न्यू रो ऐड कर दी, और उसके अंदर यूज़र का डाटा आ गया। मैं इसको नीचे लिख लेता हूँ। अब हम क्या करते हैं, टेबल बॉडी के अंदर मल्टीपल यूज़र का डाटा इंसर्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, वापस आएंगे, अपनी TR को दोबारा कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके TR के नीचे ही पेस्ट किया। TR हमारे पास क्या है, टेबल जो है ना रो है, तो रोज़ हम बॉडी के अंदर चाहें जितनी मर्जी ऐड कर सकते हैं। लेकिन हमें क्या करें, इसमें डाटा जो है चेंज करना पड़ेगा अली। इसमें हम कर देते हैं रज़ा, यहाँ पे इसका नेम चेंज कर देते हैं। ये जब वही रहने देते हैं, इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास सेकंड रो आ जाएगी। तो इस तरीके से हम चाहें नहीं, एडिट अभी मैनुअली हो सके, ये हमें कोड के थ्रू एडिट कर सकते हैं, यहाँ से एडिट नहीं कर सकते इसको। तो जितनी मर्जी चाहिए आप इसके अंदर रोज़ ऐड कर सकते हैं। तो अब हमने क्या करना है, लास्ट पे मैंने बताया हमारे पास फुटर भी होता है इसका। तो हमने क्या करना है, टी फुट के नाम से एक चीज़ होती है, टैग होता है हमारे पास टी फुट। हमने इसको ओपन किया, इसको क्लोज़ किया। इसमें हम रख देते हैं कि टोटल। ठीक है, इसके अंदर भी एक रो ऐड होगी, और रो के अंदर हम लिखेंगे कॉलम्स, और इसके अंदर हम लिख देते हैं टोटल, और यहाँ पे हम लिख देते हैं टोटल। हमारे पास टोटल अभी 2 स्टूडेंट है, इसके अंदर 2 लिख
मैं जैसे रिफ्रेश करूँगा तो ये हमारे पास क्या है, मैंने सिर्फ 2 कॉलम ऐड किए हैं, तो ये हमारे पास एम्प्टी स्पेस शो हो रही है, तो ये पूरी ना वियर्ड लग रही है। हम चाहते हैं कि ये हमारे पास जो फर्स्ट 3 कॉलम है ना, ये हमारे इस टोटल को असाइन हो जाए, और जो 2 है हमारे पास लास्ट वाले कॉलम के अंदर चले जाए। तो हम ये भी चीज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास ये क्या है, कॉलम है, तो हमने क्या करना है, इसको 3 कॉलम के इक्वल करना है। तो इसको कहते हैं जो है ना स्पैन कहते हैं, इसको कहते हैं सेल स्पैन। एक मिनट में लगा देते हैं, कोल स्पैन इसको कहते हैं, कोल स्पैन, यानी कि कॉलम का स्पैन। हमने इसको 3 करेंगे यहाँ पे, तो ये क्या होगा, इसको रिफ्रेश किया तो इसने 3 कॉलम्स की इक्वल स्पेस ले ली है हमारे पास, ठीक है। और जो है 2 एंड पे चला गया, तो यानी कि ये हमारा जो एंड वाला कॉलम है, टी फुट का जो पहला कॉलम है वो 3 कॉलम्स की स्पेस ले रहा है। इस तरीके से हम क्या कहते हैं, रोज़ को भी स्पेस दे सकते हैं। टेक्स्ट को राइट करना हो, जैसे टोटल ये राइट, ये वाला हाँ, इसको अलाइंड एंड ये करेंगे, रिफ्रेश किया तो एंड पे चला गया हमारे पास, ठीक है। लेकिन आपने चीज़ देखनी है, हमारे पास ना हमने बॉर्डर यूज़ किया है और अलाइन यूज़ किया है, तो ये हमारे पास रेड कलर के अंदर आ रहे हैं। रेड कलर का मतलब होता है ये चीज़ हमारे पास डेप्लीकेट हो चुकी है। डेप्लीकेट का मतलब है ये चीज़ खत्म हो चुकी है। पुराने वेरिएंट्स के अंदर ये चीज़ यूज़ होती थी, न्यू वेरिएंट्स के अंदर ये चीज़ यूज़ नहीं होती, लेकिन हम क्या करते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसने रेड कर दिया है। रेड का मतलब कि ये अच्छी अप्रोच नहीं है। लेकिन अब मैंने बताया कि हम जो है ना स्टाइलिंग जितनी भी करती है वो CSS के थ्रू करते हैं, लेकिन HTML के अंदर थोड़ी बहुत ऑप्शन होती है, हम चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। तो जो ये रेड चीज़ें हैं, इसका मतलब कि हमने चेंज तो कर दिया है, लेकिन अच्छी अप्रोच नहीं है। तो इसको जो करने का बेस्ट वे है, हमने CSS यूज़ करके करना है, लेकिन ये HTML के अंदर इसने कर दिया है हमारे पास काम। तो इस तरीके से आप करें। लेकिन जो हमारे पास जो ब्लू कलर के अंदर शो हो रही है, ये इसकी अभी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। ये रेड वाली चीज़ें जो है ना डेप्लीकेट हो चुकी हैं, ये एग्जिस्ट नहीं करती। ये पुराने वर्जन के अंदर चलती थी, न्यू वर्जन के अंदर चली। हमारे पास जब अब न्यू वर्जन चल रहा है HTML का, इसको कहते हैं HTML5। HTML5 के अंदर ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। HTML3, 2 इसके अंदर एग्जिस्ट करती थी, लेकिन हम काम कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास टेबल था। अब हमारे पास एक लास्ट चीज़ रह गई है कि अगर हमने रोज़ को इंक्रीज़ करना हो, जैसे हमने ये कॉलम को 3 कॉलम के इक्वल किया, हमने रो को इक्वल करना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक न्यू रो ऐड करते हैं इस बॉडी के अंदर। और मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर हमारे पास 2 ही रहने देते हैं, और न्यू एक रो ऐड करके इसके अंदर हम 2 रख देते हैं कॉलम से। इसको रिफ्रेश किया, अब क्या करा, हमारे पास अभी भी स्पेस आ रही है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास ये जो 2 कॉलम है ना, मैं इनको 2 रोज़ के इक्वल करना चाह रहा हूँ। तो मैं जाऊँगा यहाँ पे, ये वाले, इसको कहेंगे हम रो स्पैन। जैसे हमारे पास कॉलम स्पैन था, इस तरह रो स्पैन आ जाएगा। हम इसको कर देंगे 2। इस तरीके से हमारे पास ये रो स्पैन है, इसको हम कर देंगे 2। तो अब ये क्या होगा, हमारे पास 2 कॉलम की 2 रोज़ की स्पेस ले लेगा। तो ये हमारे पास सिंगल स्पेस में आ रही है। तो लेकिन इसके लिए आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जिस रो को आप दे रहे हैं ना स्पैन में ऐड करना है, उसके अंदर आपके पास 4 ही कॉलम्स होने चाहिए। लेकिन जो नेक्स्ट वाली रो है ना, क्योंकि इसने नेक्स्ट वाली रो की स्पेस एक्वायर करनी है, तो आपने नेक्स्ट वाली रो के अंदर सिर्फ 2 कॉलम ऐड करने हैं, बाकी जो पहले 2 कॉलम है रिमूव कर देने, और उन कॉलम्स की स्पेस हमने इसको दे दी है। तो क्या होगा, ये टोटल 2 जो है ना रोज़ की स्पेस ले लेंगे। तो इस तरीके से क्या हम अपने टेबल्स भी बना सकते हैं। तो इतना काम हो गया, हमारे HTML एंड हो गई। HTML के अंदर बेसिक चीज़ें हमारे पास यही थी कि हमने जो मेन चीज़ें थी हमारे पास, हमने टैग्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, फॉर्म्स क्या होते हैं, और ये टेबल्स कैसे बनाए जा सकते हैं। टैग्स काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले ये हैं। इसके अलावा हमारे पास एक्सपैंड का टैग यूज़ होता है, हमारे पास सेंटर का टैग होता है चीज़ों को सेंटर करने के लिए। लेकिन जैसे मैंने बताया कि हमारे पास ये रेड वाली चीज़ें डेप्लीकेट हो चुकी है, इस तरीके वो जो है ना सेंटर वाला टैग वो भी डेप्लीकेट हो चुका है। इस तरीके से हमारे पास जो है ना वो होता है, क्या कहते हैं, मैप ऐड करने के लिए, वो मैं बता देता हूँ कि मैप अक्सर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो आपने क्या करना है, अपना गूगल मैप ओपन करना है। मैं लगाता हूँ कि नेक्स्ट स्किल जी। सर वीडियो और ऑडियो टैग्स के बारे में भी बता दीजिएगा। चलिए मैं बता देता हूँ उसका भी। पार्ट ऑन ब्रांच, तो इसके हमने क्लिक किया ना, तो यहाँ पे हमें आ रही है डायरेक्शन। तो मैंने डायरेक्शन में क्लिक किया, तो क्या करना, मैप ओपन कर देगा। मैप से इसका लिंक कॉपी करके ना अपने जो है ना वेबसाइट के अंदर लगा सकते हैं। तो इसने क्या किया, हमारी ये वाली लोकेशन हम ओपन कर लेते हैं। इसको क्लोज करते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पार्ट ऑन ब्रांच। तो ये हम उस लोकेशन पे ले गए, साथ ही से लोकेशन ओपन कर दी। तो यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ होती है शेयर की। ये शेयर वाला बटन प्रेस करेंगे आप, तो यहाँ पे हमें एक देता है सेंड लिंक, और दूसरा होता है एम्बेड आर मैप। एम्बेड आर मैप पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ना हमें ये इस तरह का लिंक देता है। आपने यहाँ से कॉपी HTML करेंगे तो ये लिंक कॉपी हो जाएगा हमारे पास।
आपने अपनी वेबसाइट पे आना है। मैं इसको लगा देता हूँ, ये टेबल के नीचे लगा लेता हूँ। तो टेबल के नीचे लगाने के बाद आपने क्या करना है, लिंक पेस्ट कर देना है। मैंने जैसे लिंक पेस्ट किया तो उसने ये इतना लंबा ऐड किया। तो ये इसके लिए यूज़ होती है आई फ्रेम। ये आई फ्रेम का टैग इसने यूज़ किया है। उसके अंदर सबसे पहले इसने सोर्स बताया। सोर्स का मतलब मैंने बताया कि वो लिंक होता है। तो उसने क्या किया, उस एस जो है ना मैप का लिंक ऐड कर दिया। उसके बाद उसकी विड्थ ऐड की है, उसकी विड्थ कितनी रखनी है, उसकी हाइट कितनी रखनी है, उसका स्टाइल क्या रखना है, बॉर्डर रखने हैं या नहीं रखने हैं। ये चीज़ें हमने क्या करना अभी नहीं यूज़ करनी, क्योंकि ये CSS की है तो इसको CSS के अंदर ही करेंगे। उसके बाद फुल स्क्रीन इसने यूज़ की हुई है, लोडिंग है और रेफरेंस पॉलिसी है। तो ये सारी चीज़ें हमें वहाँ से मिल जाती हैं। अब हम अपनी वेबसाइट पे जाएंगे। हाँ किधर गई, इधर ही। हम इसको रिफ़्रेश करेंगे। तो जैसे मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पे एक मैप की आगे फील्ड, ये हमारे पास मैप है। अब हम इस मैप को मूव भी कर सकते हैं। तो इसको स्क्रॉल करना चाहें, जैसे कि मैं ये कंट्रोल से मैं इसको जूम इन और जूम आउट भी कर सकता हूँ। इसको इस बॉर्डर भी लगा सकते हैं, क्या चीज़, बॉर्डर भी लगा सकते हैं। बॉर्डर इसमें वो CSS थ्रू लगेगा। जैसे उन्होंने एक यहाँ पे लगाया होता है ना स्टाइल, वो CSS की प्रॉपर्टी थी, उसे हम लगा सकते हैं इसको बॉर्डर। तो CSS के थ्रू हम इसको स्टाइल कर सकते हैं। तो हम इसकी विड्थ इंक्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है 600, इसको 900 करेंगे। रिफ्रेश किया तो इसकी विड्थ इंक्रीज होगी। इस तरीके से इसकी हाइट भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा वेबसाइट के ऊपर बॉर्डर लगे होते हैं मैप्स, तो इस तरीके से हमारे पास मैप लगते हैं। इस तरीके से वो हमारे पास जो है ना, स्टूडेंट ने जो पूछा ऑडियो और वीडियो टैग्स, तो वो भी हमारे पास होते हैं। उसमें हम क्या कहते हैं, ऑडियो और वीडियोस भी लगा सकते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो उसको हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम एंड हो गया है। ठीक है। तो बाकी हमारे पास एस्टीमेट कंप्लीट हो गई है। तो अब आपके पास जो है ना नेक्स्ट वीक के लिए टास्क ये है कि मैंने जितनी चीज़ें अभी करवा दी हैं ना, आपने सारी इसकी प्रैक्टिस करनी है। और एक आपका क्विज़ होगा, क्विज़ के अंदर हो गया MCQs होंगे, 20 आपके MCQs होंगे। मैं आपको ना एक फॉर्म बना के दे दूँगा ऑनलाइन ही। आपने फॉर्म के अंदर सारे ना MCQs फिल करने हैं। और असाइनमेंट आपकी ये है कि आपने ये सारी चीज़ें मुझे चेक करवानी है, जितनी भी प्रैक्टिस की हुई है, टेबल की, मैप की, फॉर्म की और जो बाकी सारे टैक्स की, ये सारों की। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं आप भी सुन लें। नेक्स्ट वीक हमारा जो है ना, अपने एक असाइनमेंट सबमिट करवानी है, जिसके अंदर जितना भी काम अब तक कर लिया है वो सारा उसके अंदर होगा। और एक आपका क्विज़ होगा, यानी कि MCQs होंगे, 20 MCQs आपने वो फिल करने होंगे, उसका आपको मार्क्स भी मिलेंगे। तो आपके मार्क्स एंट्री भी होंगे साथ। तो इतना काम है, हमारी एस्टीमेट कंप्लीट है। और क्विज़ के बाद हम फिर जो है ना CS से स्टार्ट करेंगे। समझ आ रही सही है, से। क्लियर है सबको? हाँ जी। चलिए मैं 1 मिनट अटेंडेंस लगा लूँ, हम इसको स्टॉप